अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है, अपने आप को फ़िट रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आज जो दिन का आगाज़ हम करेंगे वो इस दुआ के साथ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी सारी नेकियों को कबूल फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा, इंटेंशन ठीक रखना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आपका आज दिन में या पूरे मंथ में जो भी गोल्स हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि वेट लॉस, अगर किसी को वेट लॉस करना है, वेट लॉस के वाले से भी रेमेडी भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वो रोज़ाना जब सब सुबह के टाइम पर वो उठते हैं तो उनके जहन में ये बात होती है कि जी हमने नाश्ता इस तरह से करना है, वज़न कम करना है और इससे जो है ये फ़ायदा होगा या ये नुकसान होगा। अब अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करें। फिर जो सराउंडिंग में आपके लोग आपको मशवरे देते हैं वो ना सुने। एक अच्छा डाइटिशियन, एक अच्छा प्लानर, एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा ऐसा भी कोई ट्रू गाइडर जो आपको वेट लॉस करने में मदद करे। वो आपका जिम इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, वो और लोग भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हो सकता है, उसकी सुने। एक या दो लोगों की सुने और उनको फॉलो करें कि वो क्या कह रहे हैं। होता यह है कि जब भी कोई शख्स, कोई खातून, कोई मर्द जब वज़न कम करने की तरफ जाते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो बहुत सारे लूप होल्स में स्टक हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये खाना भी नहीं है, ये एक्सरसाइज भी करनी है, रूटीन बहुत टफ हो गई है। नो, नॉट एट ऑल। आपने किसी एक की सुन के अगर जिम जा रहे हैं तो उसको स्मूथली जिम को कंटिन्यू कीजिए, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, एंड दैट इज़ कि आप दिन भर ठंडा पानी पीने से अवॉइड करें। आप जो टैप वाटर होता है, नॉर्मल टैप वाटर होता है, वो पिएं। छोटे छोटे काम अपने खुद करें, चाहे वो पढ़ाई के काम हो, चाहे वो डस्टिंग हो घर की, चाहे वो कोई सामान इधर से उधर उठा के रखना हो। छोटे छोटे काम अपने घर के या कहीं भी आप किसी टेबल पर भी बैठे हैं तो खुद करें। ये आपके वज़न में कमी करता है। कैसे? जब आप अपनी कैलोरी छोटे छोटे कामों में सर्व करते हैं, आपका ब्रेन भी लगता है, आपकी एनर्जी भी लगती है, आप उसके बारे में सोचते हैं। डस्टिंग करें अपने घर की खुद, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठंडा पानी पीना बिल्कुल छोड़ दें। अब डस्टिंग में क्या चीज़ें हैं, पहले मैं थोड़ा सा चाय का सिप ले लूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। वाह जी वाह, ज़बरदस्त मज़े की चाय है। अब क्या है कि आपने घर की डस्टिंग करनी है, जैसे टेबल है, कुर्सियाँ हैं एंड ऑल दैट ज़रूर करनी है। पंखा बंद करके करनी है, ये भी एक टिप है कि अच्छी डस्टिंग पंखा बंद करके की जाती है। थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन पंखा बंद करके डस्टिंग करनी है वरना डस्ट उड़ती है, ये एक अलग थॉट है। अच्छा जी, अब आपने अपने घर की डस्टिंग खुद करनी है, ठंडा पानी पीने से अवॉइड करना है, आपने भाग दौड़ वाले काम खुद करने हैं, पानी की बोतलें भरनी हैं, फिर पानी की बोतलें भर के फ्रिज में रख देनी है। और ज़रूरियात ज़िंदगी के वो छोटे काम जिसके लिए आप दूसरे को बुलाते हैं कि ये मुझे ये चीज़ दे दें या मुझे वो चीज़ दे दें, वो कोशिश करें खुद करें। अपनी जहाँ पर जिस जगह आपकी सिटिंग है अपनी चीज़ें खुद उठाएं, खुद साफ़ करें, अपने बैग खुद कैरी करें। देखें, ग्रेजुअली स्लोली 2 से 3 महीने में आपका वज़न कम होगा और आपको समझ भी नहीं आएगी कि जी क्या हो रहा है। और ज़ाहिर है जो आपकी चीज़ें होती हैं कि आपने थोड़ा सा ऑयली चीज़ों से अवॉइड करना है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये टिप ज़रूर आप जो है वो वेट लॉस के लिए रखिएगा कि अगर आप जिम नहीं कर सकते, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर सकते तो अपने घर के काम खुद कीजिए। और नमाज वो ज़रूर आपने कंटिन्यू करनी है, ठंडे पानी पीने से अवॉइड करना है। आगे बढ़ते जी, हाउ टू इम्प्रूव योर इमेज, हाउ टू इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस, इस पर बात करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, एजुकेशन है, टैलेंट है, बट आपकी अपीयरेंस ऐसी नहीं है कि लोग आपको देख के आपसे इम्प्रेस हों, तो आपको उस पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, अब ये कहीं ना कहीं फार्मूला गलत भी है कि जी लोगों को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप किसी तकरीब में जा रहे हैं और वहाँ पर तमाम लोगों को ही पता है कि ड्रेस कोड क्या है, आप जब किसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर तमाम लोगों को ही पता है कि यहाँ सब तैयार होकर ही आएंगे, और वहाँ पर भी अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी ना हो तो लोग फिर आपको जज करते हैं और वो आपकी ड्रेसिंग सेंस को जज करते हैं, वो आपके डिसिप्लिन को जज करते हैं और वो ये देखते हैं कि जी ठीक है, ये इनको कम से कम ये तो चीज़ें कैरी करके आनी चाहिए थी, प्रॉपर ड्रेसिंग करनी चाहिए थी। अब ये जो अपीयरेंस है ये कितना काउंट करती है कि आप अच्छी जॉब हासिल करें, कितना काउंट करती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर बात करते हैं।
हामिद सईद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा जी, अच्छा सर ये बताइए कि ये जो अपीयरेंस है ये कितना काउंट करती है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बनाने में, और लोग जो आपके लिए जजमेंट देते हैं कि जी ये तो इस तरह से बंदा है या ऐसा बंदा है, वो कितनी जो है वो सॉलिड होती है उस टाइम पर जब आपको पता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपने अच्छी ड्रेसिंग नहीं की हुई? ये आपने जो कहा ना, आपके पास सब कुछ है, उसकी बात करते हैं कि सब कुछ आपके पास क्या है। हाँ। आपके पास एजुकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल सेट है, और फिर उसके साथ साथ आपके पास जो है वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी जिसे कहते हैं वो है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, जो वैल्यू है वो आपके पास है, डिग्रीज हैं, और आपके पास सारा जिसे कहते हैं प्रेजेंट करने के लिए, एकेडमिकली प्रेजेंट करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत सर्टिफिकेशन भी है आपकी, और लॉन्ग जर्नी है आपके पास। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि फिर मुझे वो रिकग्निशन क्यों नहीं मिलते, मुझे वो ऐसे देखा क्यों नहीं जाता, मुझे उस लेवल के लिए ट्रीट क्यों नहीं किया जाता, और मोर इम्पोर्टेंटली मुझे उसका रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया जाता। तो इसमें यह है कि जो बेसिकली मेरिट, मैं इसको मेरिट कहता हूँ, आपकी एजुकेशन को मेरिट कहता हूँ, आपके एक्सपीरियंस को, नॉलेज को, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को आप पुट टुगेदर, ये आपका मेरिट है, या इसको आप वैल्यू समझ लें। तो आपके पास वैल्यू है, मेरिट है। तो मिसिंग क्या चीज है? मिसिंग ये है कि ये आपका जो मेरिट है ये देखा नहीं जा रहा, इसको नजर नहीं आ रहा। मतलब मैं कहीं जाऊं या आप जाएं कहीं, तो अपनी डिग्री तो आप गले में डाल के नहीं जा सकते ना, ना उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ना आपके एजुकेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो नजर क्या आता है? तो नजर में जो चीज है ना, वो ये है कि अगर मेरिट नजर नहीं आता, इट्स नॉट सीन, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट्स नॉट ट्रस्टेड, एंड इफ इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं, जब वो आप जो हैं वो लगते नहीं है, तो इसको कहते हैं विजिबिलिटी गैप। और विजिबिलिटी गैप का जो आइडिया वो आज इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। विजिबिलिटी गैप है क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको मैं लेट्स से एग्जाम्पल इनकी सारे कोर कॉम्पिटेंसी में से 10 में से 10 देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन पर्सनल प्रेजेंटेशन पे विजिबिलिटी में देता हूँ 4। तो जब बंदा किसी के सामने जाता है तो एक्चुअली 4 है उसका स्कोर 10 नहीं है। तो विजिबिलिटी गैप, जो इमेज गैप कहाँ पे है, वो जब तक आइडेंटिफाई नहीं होंगे, और जब तक वो मिनिमाइज नहीं होंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली जब तक वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, यानी उनको मिटिगेट नहीं किया जाएगा, तो इट्स नॉट गोना वर्क। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ एक बंदा जो है, मेरा आईटी का बंदा है, तो तकरीबन 1 साल से काम कर रहा है, एंड ही नेवर आस्क्ड मी कि यार हमेशा मेरी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने कहा दिस इज द बिजनेस आई एम इन, लेकिन आज तक इसने क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा। वो पता क्यों नहीं पूछ रहा? वो इसलिए नहीं पूछा कि मैं तो आईटी का बंदा हूँ, मैं तो टी शर्ट पहनता हूँ, मैं तो जीन पहनता हूँ, मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक। तो ये विजिबिलिटी गैप पे मैंने से क्वेश्चन पूछा। अब देखिए वो क्वेश्चन क्या था। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, जिस लेवल पे तुम्हारा नॉलेज है, जिस लेवल पे तुम्हारी कॉम्पिटेंस है, क्या तुम्हें उस हिसाब से रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी तुम्हें उसके हिसाब से पे मिल रही है, या उस हिसाब पे तुम अपने आप को देख रहे हो कि जहाँ पे तुम हो, वहाँ पे बिलोंग करते हो, वो आपको उसका ट्रीटमेंट मिल रहा है? तो पता है कहने लगा, नहीं आंसर नहीं मिल रहा। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तुम वो प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, तुम्हें एज ए डिजिटल एजेंसी नहीं देखा जाएगा, हालांकि तुम बहुत मेहनती हो, हालांकि तो वो सारा मैंने सिर्फ पॉइंट आउट किया कि अब तुम्हारे इमेज गैप्स कौन से हैं। इसी तरह एक मेरी रिसेंटली एक बड़े अविरसे के बड़ी कंपनी के सीईओ साहब से मुलाकात हुई, ऑनलाइन कंसल्टेशन हुई। तो वो अब फॉरेन में काम करते हैं, अपना यूएसएड के साथ काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो मैंने कहा सर आप इतने कॉम्पिटेंट है, आपका इतना नॉलेज है, इतना एस्टेब्लिश आपकी जर्नी है, तो मुझे ये बताइए कि क्या आपको, अच्छा जब मैंने उनकी देखी ना प्रोफाइल पिक्चर, तो उसमें उन्होंने एक शर्ट पहनी थी और पैंट पहनी थी। अब देखें कि उनका पासपोर्ट है टू द वर्ल्ड, और वो किस लेवल का काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं। थी केयर कि भाई इसको जरा चले, मैं कहता सूट ना पहने तो कम से कम आप ब्लेजर तो पहन लें, उसके बाद आप कम से कम शर्ट का कोऑर्डिनेट करके तो पहन लें। अच्छा, उनका था कि मैं आईटी का बंदा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ। तो देखें वहां से कंपेयर करते हैं लोग यूएसए के साथ। अब यूएसए में जो है, जैसे मार्क जुकरबर्ग है, या उसके बाद और उस लेवल के लोग हैं, उन्होंने अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करवा चुके हैं अपने मार्केट में। हमने अभी नहीं करवाई ना, तो बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं ये कहूंगा कि जहाँ इमेज गैप है, तो मैंने उनको आइडेंटिफाई किया कि आपके इमेज गैप्स क्या क्या हैं। इस तरह मैंने उनकी एक पिक्चर देखी, इसमें सूट पहना हुआ था। यकीन करें सबा, सूट इतना शाइनी था कि आप सोच नहीं सकते, इतना शाइनी था।
अब देखिए इस लेवल का बंदा शाइनी सूट पहन के चला जाए, हाँ। जिनेवा चले जाए, वाशिंगटन चले जाए, मैं तो 25 साल वहां रह गया ना, मुझे आई नो देयर नॉट गोना टेक हिम सीरियसली। हाँ। अच्छा ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने उस चारकोल ग्रे तो बड़ा अच्छा कलर था, उसके साथ साथ उन्होंने ब्लैक शर्ट पहनी थी। हाँ। अच्छा ब्लैक शर्ट चारकोल ग्रे तो मतलब आप म्यूजिशियन है तो मे बी इट वर्क ना, हाँ। लेकिन अगर आप इतनी कंपनी के सीईओ हैं तो इट्स नॉट गोना वर्क। हाँ। अच्छा वो जो ही मैंने और पिक्चर देखा उनका तो फिटिंग उनकी टेरेबल थी, हाँ। शूज उनके जो थे वो लोफर पहने हुए अच्छा थे। ये इतना बिल्कुल आप जिस तरह से ड्रेसिंग सेंस बता रहे हैं ना कि ये मतलब बड़ा शाइनी था और डेफिनेटली इतनी सेंस होनी चाहिए कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। बात सारी ये होती है कि बस अगर किसी को बस ये शो ऑफ ही करना होता है कि ठीक है वी हैव समथिंग टू शो, तो बस वो सर आप शायद इस बात से एग्री करें कि वो शो ऑफ ही करते हैं। वो कहते हैं ना कि वो जो वाकई असल में जो लोग टैलेंटेड हैं, वाकई जो हम्बल पर्सनालिटीज़ हैं, वाकई जिन्हें पता है कि पहनना ओढ़ना क्या है, उनकी पर्सनालिटी अलग से नज़र आती है। मतलब वो उनकी तालीम वो किसी भी हाल में हो ना वो नज़र आती है। अब जहाँ तक बात आप ये कह रहे हैं ना कि भाई उनको ये नहीं पता कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, तो ये सेंस कैसे लोगों में प्रिवेल हो, ये तो तालीम से आएगा ना। ये सेंस तो हाँ बिल्कुल, ये तो अब तालीम नहीं है, ठीक है, सेंस नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो अब क्या करें। अब वो बंदा यही हरकतें करेगा कि वो कोई शोख रंग पहन के चला जाएगा, वो यही हरकतें करेगा कि वो अजीब व गरीब लोगों को नीचा दिखाएगा, अजीब सी बातें करेगा। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि फिर आप जैसे लोगों के साथ मिला जाए, उनसे पूछा जाए कि जी हम क्या पहन के जाएं क्या नहीं पहन के जाएं। एक तो टाइप हो गई इन लोगों की, एक उन लोगों की टाइप जिनके बारे में आपने कहा कि भाई वो पीछे रह जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस। मतलब इंटरव्यू है, उन्हें पता ही नहीं है क्या पहन के जाना है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि दे हैव एवरीथिंग बट एक्चुअली दे डोंट नो दैट व्हाट टू वेयर, हाउ टू वेयर एंड हाउ टू कैरी आल्सो। जी अच्छा, आपने बड़ा अच्छी बात की कि उन्हें पता नहीं है। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास पाकिस्तान में माशाल्लाह जिसे कहते हैं टॉप सक्सेसफुल लोग आते हैं। हाँ। और कई लोग जो है वो अपनी जो अथॉरिटी है या उनमें जो अंदर से जो उनकी कैपेबिलिटी है वो नजर नहीं आती, तो मैं उनसे एक बार फिर उनको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। हाँ। तो फिर मुझसे एक बात पूछता हूँ, मैंने कहा सर ये 20 साल आपने गुजार दिए, 15 साल आपने गुजार दिए, हाँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने पता कि एक बात का जवाब देते हैं, कहते हैं हम सब ध्यान नहीं किया इधर। एंड आई बिलीव दैट। देखिए जब किसी चीज का ध्यान नहीं जाता है ना तो आप उसको स्टडी भी नहीं करते। तो दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये लर्न नॉलेज है, जिस तरह और लर्न नॉलेज है ना, ये लर्न नॉलेज है। या तो आप जाएं और पूरा आप देखें, अपना पूरा इंटरनेट पे देखें कि लोग कैसे इसको लॉट ऑफ पीपल एजुकेटेड ऑन दिस सब्जेक्ट, या किसी बंदे के साथ जुड़ जाएं, जैसे आपने कहा चले आई एम हियर इन पाकिस्तान, आई कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। अब देखिए मैंने क्या किया कि मैंने जो बेसिक चीजें हैं ना उसके ऊपर मैं वीडियोस बना के रील्स बना के मैंने पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट कलर्स कौन से हैं, जब बंदे को पता ही नहीं कि कौन से कलर्स होने चाहिए। हाँ। जब मुझे ये नहीं पता मैंने कराची जाना है, मैंने लाहौर जाना है, मैंने पेशावर जाना है, तो पहुंचूंगा कैसे वहां पे, मुझे तो पता ही नहीं है ना। हाँ। तो वो कलर जो है जो मैंने उनको बताया कि देखें 4 कलर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। सूटिंग की बात हो रही 2 पीस सूट, ब्लैक है, ब्लैक मीन्स पावर, नेवी है, दैट मीन्स बिजनेस सूट, बिजनेस प्लस अप्रोचेबिलिटी प्लस अथॉरिटी, और तीसरी है आपका चारकोल ग्रे सूट है, और चौथा जो आपका सूट है वो है आपका मीडियम ग्रे। ये 4 कलर्स के अलावा अगर आपने कोई ब्राउन पहना हुआ है, टैन पहना हुआ है, कोई बरगंडी पहना हुआ है, आपने इस तरह के शो कलर्स पहने हुए, बिलीव मी इट हैज नो प्लेस इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। अच्छा अब ये सारी चीजें ना ये सारी बंदा ऑब्जर्व कर सकता है, वो कहते हैं ना अगर आपको शौक है तो आप मालूम करें। इन्हीं लोगों की जिन लोगों की ड्रेसिंग पोर होती है उनसे पूछें उनकी हॉबी के बारे में, बिलीव इट और नॉट दे विल नो सो मच अबाउट देयर हॉबी। वो आपको पूरा बता देंगे कि ये देखें ये किसी को मोटरसाइकिल की हॉबी है, किसी के पास कारों की हॉबी, तो वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे। लेकिन ये इस बात को इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, इसलिए दे डोंट नो। तो इसका तरीका ये नहीं है कि आप जैसे आप वो कहते हैं ना ट्रैफिक को पुलिस पकड़ लेती है तो उसे कहते हैं ये मुझे नहीं पता है, वो कहता है कि जो आपके लॉ का आपको नहीं पता नहीं है, तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। जब आप बिजनेस वर्ल्ड में जाते हैं तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। किसी ने ये नहीं देखना होए बच्चा पोर बेबी आपको पता नहीं था, आप हो गए ऐसे, शायद आपको पता ही नहीं था। तो द वर्ल्ड इज वेरी टफ, डॉग इज द डॉग। तो मैं ये कहूंगा कि आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास मेरा 5 पीस ड्रेसिंग का जो फॉर्मूला है, अगर वो आप समझ लें तो यू विल नेवर मेक एनी ड्रेसिंग मिस्टेक। एक चीज पहले ये पिगमेंटेशन आपकी कलरेशन। आपकी आवाज थोड़ी मुझे कम आ रही है, आपकी आवाज जो है ना वो थोड़ी सी कम आ रही है। जी सर कंटिन्यू कीजिए।
टोन। हाँ आई आपकी आई कलर, स्किन टोन और हेयर कलर के मुताबिक आपको कलर होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है। अब हाँ आवाज ठीक आ रही है आपको? जी जी अच्छा, अब ये है कि देखें, हम गोरे नहीं हैं, तो हम गोरों के कलर पहनेंगे तो ऑब्वियसली वी नॉट गोना लुक दैट ग्रेट। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हाँ मेरी फिजिक के मुताबिक कपड़े होने चाहिए, जो मेरी बॉडी बिल्ड है। यानी मैं शॉर्ट हूँ, मैं टॉल हूँ, हैवी। लोग लोग पता है कैसे कपड़े पहनते हैं? वो कहते हैं स्टाइलिंग में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, फैशन में क्या चल रहा है। एक्चुअली मेन जो क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मेरी बॉडी पे कौन सा स्टाइल अच्छा लगेगा। यस, कौन तो सा ये स्टाइल दूसरा सूट है। करेगा, इस पर बात करते हैं सर। बात वही ना, जिस स्टाइल में आप कंफर्ट हो वो स्टाइल आपको सूट करता है, और अगर आप कोई भी स्टाइल कैरी करते हैं उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है तो मेरे ख्याल में आप इरिटेटेड लगते हैं और फिर ड्रेस पहनने का उस टाइम पर कुछ नहीं होता। लेकिन कौन कौन से स्टाइल किन लोगों पर सूट करते हैं, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं इमेज से रिलेटेड कि आपका जो इमेज है, आपका जो फर्स्ट लुक है, आपकी जो अपीयरेंस है वो कितनी काउंटेबल है और कहाँ कहाँ आप उस वजह से कहीं पीछे रह जाते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, मतलब आपने क्या पढ़ा हुआ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर आप आते हैं कि अब मैं क्या पहनूं और मैं कैसा लगूंगा। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो ट्रेंड चल रहा है वही फॉलो कर लिया। अगर वो कोट पैंट्स के ऊपर चौड़े चौड़े मफलर चल रहे हैं वही फॉलो कर लिया। अगर कोट पैंट जो है वो उन पे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वही फॉलो कर लिया। 4 बटन स्टाइल है वो फॉलो कर लिया। अब उसमें आप खुद कैसे लग रहे हैं ये आपको कौन बताएगा, या आपके पास ये सेंस कहाँ से आएगा? ये सर से पूछते हैं। सर, किस पे क्या अच्छा लगेगा, किसकी बॉडी टेक्सचर कैसा है, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसके ऊपर कौन सा कलर सूट करेगा, ये बताना तो जाहिर है एक इमेज कंसल्टेंट का काम है या डिज़ाइनर का काम है, या फिर लोग खुद अगर बचपन से ही इन चीज़ों में बड़े इन्वॉल्व हों, ड्रेसिंग सेंस उनका अच्छा हो, ड्रेसिंग करते हुए आ रहे हों, या फिर उनके अंदर तालीम और उन्हें पता हो कि कौन सी जगह पर किस तरह का कलर पहनना चाहिए, तो फिर जाहिर सी बात है उनका मसला सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये बताएं कि जो मुख्तलिफ लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर होता है उस पर कौन कौन से ड्रेसेस अच्छे लगते हैं? अच्छा, बात कर लेते हैं जैसे लोग शॉर्ट हैं, टॉल हैं, हैवी हैं। yes. तो अगर हैवी बंदा है, सिर्फ हैवी मैन वुमन को हो सकती है, ठीक है हाँ. ना, जिसमें के लार्ज स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी जी, टमी जी. भी है एंड ऑल दैट, तो आप उसके ऊपर कौन सी स्टाइलिंग अच्छी लगी इसकी बात करते हैं। हाँ. देखिए, अगर वो स्लिम फिट पहनता है वो बंदा ये बंदी, तो बिलीव इट्स नॉट लुक टेरिबल, क्योंकि वो उसकी बॉडी ऐसी नहीं है कि उसको स्लिम फिट पहना जाए। मुझे याद है एक साहब आए, वो बड़े इस तरह उनका काफी फैलाव था और काफी उनका बड़ा बिग स्ट्रक्चर था। मुझे कहने लगे हम सब स्लिम फिट होगा आपके पास? तो मैंने कहा किसके लिए? तो कहने लगे मेरे लिए। मैंने कहा यू मस्ट बी किडिंग मी। अब देखें, जो अगर सपोज वैसा बंदा स्लिम फिट पहनता है तो क्या होगा, कपड़े टाइट होंगे, शर्ट पहनेगा, शर्ट के सामने बटन खुलेंगे, कॉलर टाइट होगा, टाइट लगा नहीं सकेगा, शोल्डर बहुत टाइट हो जाएंगे, तो ये विल लुक हॉरिबल ना। तो उसमें ये है, मेरी इसमें सजेशन ये है कि आप जो है अपनी फिजिक के मुताबिक, इसमें अगर आप हैवी हैं तो आप थोड़ा सी फॉरगिविंग कपड़े बनाएं, थोड़ा सा इसमें रूम दें जहां जहां आप हैवी हैं ना। हैवी का मतलब ये नहीं कि अगर पेट में हैवी हैं तो शोल्डर में हैवी नहीं, तो शोल्डर में भी बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, और यहाँ पे टेलर रिस्पेक्ट देम, लेकिन वो करते क्या है, पेट में थोड़ा सा रूम देना होता है तो सारे जिस्म पे रूम दे देते हैं, वो टेंट बना देते हैं बंदे का। तो आई वुड से कि उसमें आपने खास तौर पर, अब अगर छोटा कद है आपका, शॉर्ट है, तो आप कॉम्बिनेशन मत पहने। जैसे आपने ब्लैक आपने जैकेट पहन ली है, व्हाइट आपने पैंट पहन लिया है। अब आई अल्लाह ताला ने जैसे ट्रेन किया कि ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है, जो भी एक कलर खत्म होता है वहां रुक जाती है, क्योंकि अदरवाइज वो एक कलर प्रोसेस कर देगी ना। तो आपने जैसे ब्लैक जैकेट पहनी है, उसके बाद नीचे आपने व्हाइट या लाइट कलर की पैंट पहनी है, तो आपने अपने आप को हाफ में डिवाइड कर दिया, आधे में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब अगर 5 फुट के हैं तो 2.5 फुट के लगेंगे। इसका मतलब अगर आपने कॉम्बिनेशन पहनी है तो फिर ये क्लोजर कॉम्बिनेशन पहने। जैसे आपने ब्लैक ऐसे जैकेट पहनी है तो उसके साथ आपने चारकोल ग्रे की पैंट पहन ले, या मीडियम ग्रे की एटलीस्ट पैंट पहन ले, आप लाइट कलर की पैंट मत पहने। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन के मसले हैं। अब आपने देखा है कि शॉर्ट मैन जो है उनके लिए कपड़े, जो कंपनी है वो तो एवरेज बंदे के कपड़े बनाती है ना, मतलब शॉर्ट के लिए नहीं बनाती। आपने देखा कभी कोट पहने हुए शॉर्ट बंदे को, कोट जो है वो ऐसे लगता है जैसे ओवर कोट है, टॉप कोट है, लंबा लग रहा था जैसे डैड का कोट है। अब उसमें आपकी पर्सनैलिटी सारी खत्म हो जाती है इसके अंदर। और फिर आपने उसका ख्याल रखा है, फिर पैंट है,
आपने देखा है शॉर्ट लोग, कई लोग बड़ी लंबी पैंट पहनते हैं, वो समझते हैं कि लंबी पैंट पहनने से लंबे लगेंगे, एक्चुअली लंबे नहीं लग रहे थे बल्कि और शॉर्ट लग रहे थे। इसका स्लीव लेंथ है वो इतनी लंबी है, वो यहाँ तक आई होती है, फिंगर तक आई होती है। तो आई वुड से कि प्रोपोर्शन का उसको ख्याल रखना है। अगर आप टॉल एंड थिन है, लाइक बहुत ही पतले कपड़े, लाइक I used to be very tall and thin. मैं 27 इंच वेस्ट होती थी, when I was like 6'3" हाइट होती थी। तो लैंप पोस्ट नहीं होती थी, खंबा उसकी तरह लगता था मैं। तो अगर आप उस तरह लगते हैं, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि आप जो कपड़े पहने उसमें थोड़ा सब्सटेंस हो। आप बहुत पतले कपड़े, बहुत टाइट कपड़े मत पहने, आप तो और पतले लगेंगे। तो फिजिक जो है वो इंसान को बताती है कि आपने क्या करना है। अच्छा, आपने पर्सनैलिटी की बात की, मैं पर्सनैलिटी को डिफरेंटली देखता हूँ। पर्सनैलिटी में सिर्फ दो चीजें हैं, क्या आप फ्लेमबॉयंट किस्म के बंदे हैं, आप मिमी वाले बंदे हैं, आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं, हर वक्त अपने आप को शो करना चाहते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा स्टाइलिश कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर से ऐसे है कि यू कैन कैरी इट। अगर आप कंजर्वेटिव बंदे हैं, तो नहीं मैं पीछे ठीक हूँ, सारा कुछ हम ओके, लेट बैठ किस्म के बंदे हैं, तो आपको कंजर्वेटिव ड्रेसिंग करनी है। और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। आप कपड़े पहन के वो प्रोफेशन लगते हैं, मतलब आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगते हैं, इंजीनियर तो इंजीनियर लगते हैं, लॉयर है तो लॉयर लगते हैं, और जो भी आपका प्रोफेशन है, क्या अगर वो नहीं लगेंगे तो बिलीव इट नॉट, इट्स नॉट गोना वर्क। और आखिरी बात ये है कि आप हायरार्की में कहाँ पे हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप कंपनी में कहाँ पे हैं, आप मिड लेवल पे हैं, सीनियर लेवल पे हैं, सीईओ लेवल पे हैं, या आपने जब अभी कंपनी ज्वाइन की है, तो जो आपका स्टेटस है उसके मुताबिक करना चाहिए। 5 चीजें हैं, अगर आप ये कर लें तो बिलीव इट नॉट, यू विल नेवर मेक एनी ड्रेसिंग मिस्टेक। कलर अपने राइट कर लें, अपनी पिगमेंटेशन के मुताबिक, हेयर कलर, स्किन टोन के मुताबिक, फिजिक के मुताबिक अपनी फिट कर लें, और पर्सनैलिटी के मुताबिक कपड़े ठीक कर लें, और चौथी चीज प्रोफेशन के मुताबिक कर लें, और 5वीं चीज अपनी पोजीशन के मुताबिक जो है। ये 5 चीजें आप करेंगे तो आई कैन गारंटी यू विल नेवर मेक एनी ड्रेसिंग मिस्टेक इन योर लाइफ। सही, बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो आपने कहा ना कि 5 चीज़ें ठीक कर लें, इसके अलावा सर पर्सनैलिटी, मतलब ड्रेस कैरी करने के लिए आपको एक ऑरा चाहिए, आपको एक पर्सनैलिटी चाहिए। मतलब कोट पैंट्स बहुत सारे लोग पहनते हैं, या साड़ियाँ बहुत सारी ख़वातीन पहनती हैं, लेकिन आपका ऑरा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ताकि आप उसको जब कैरी करें तो आप पे अच्छा लगे। बहुत सारे लोगों पे कोट पैंट अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोगों पे कमीज शलवार अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग जिस तरह का ड्रेसिंग सेंस होता है उससे ऐसा लगता है जैसे वो ज़िंदगी से बेजार है, मतलब हालांकि वो दे आर फाइन, मगर उनकी ड्रेसिंग सेंस ऐसे बता रहा होता है कि जैसे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं या शो करते हैं तो प्रॉब्लम्स फिर बढ़ती हैं, ये बहुत देखा भी है। तो पर्सनैलिटी आपकी ना हर तरह की चीज़ों का शेड है, मतलब आप क्या सोचते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आता है, आप कैसे पहनते हैं, क्या चीज़ें आपको पसंद है वो आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आती हैं। जी, आप जो बात कर रही हैं वो कर रही हैं बॉडी लैंग्वेज की। जैसे मैंने सूट पहना हुआ है, ठीक है ना, मैंने एक्चुअली दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बॉडी लैंग्वेज क्या है। एक बंदा आता है, उसके शोल्डर स्लाउची हैं, ठीक है, वो ऐसे ढीला ढाला सा खड़ा है, उसके बाद उसकी आई कांटेक्ट बड़ा वीक है, उसकी उसका स्टैंड है वो बड़ा ही जिसे कहते हैं ना बड़ा पुअर है, उसकी पोस्चर बहुत पुअर है। तो वो रिगार्डलेस के वो कितना महंगे कपड़े पहन के आएगा, वो उसकी पर्सनैलिटी, आपने जैसे कहा, मैं सिर्फ उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि एक्चुअली वो है बॉडी लैंग्वेज। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे ना अगर आप बैठे हुए हैं, अभी मैं बैठा हूँ, मैं अभी ऐसे कर लूँ, शोल्डर ऐसे कर लूँ, तो मेरे मतलब मेरी लुक खाली खराब हो जाए। तो जिसकी भी ट्रेनिंग है, मेरी जो कोर्सेज हैं जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, मैं सेशन देता हूँ, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने हैंडशेक कैसे करना है, आपने आई कांटेक्ट कैसे करना है, आपने खड़े कैसे होना है, आपने किसी को वेलकम करना है तो वो कैसे करना है, आपने बैठना कहाँ है। अच्छा, आप देखिए कई लोग बैठे हैं तो ऐसे लेट ही जाते हैं, he looks terrible, सो जाते हैं। तो आपने अपना जिस्म है, आप देख लें, बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज देखें कैसे बैठे होते हैं। ये जब लोग मिलते हैं ना, ये जो प्रेसिडेंट मिलते हैं, जैसे प्यूटन मिलता है ट्रम्प के साथ, यकीन करें कि 1-1 घंटे की ब्रीफिंग सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पे है कि उसने कैसे आना है, आपने कैसे बैठना है, उसको आपने कैसे शो करना है। आप इमेजिन करेंगे इतने बिजी लोग, उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी की ब्रीफिंग हो, तो ये हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं है। तो आई वुड से कि बॉडी लैंग्वेज पूरा एक समझ लें पूरा एक एक्सपर्टीज का एरिया है, जिसको आप पूरा एक सब्जेक्ट है सर, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है
वो आप कहीं पर गए हैं, और ये हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत बड़े ओहदों के ऊपर होते हैं या जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम किसी एक्टर के बारे में बात करें, जैसे लाइक अगर हम टॉम क्रूज़ के बारे में बात कर लें या हम किसी भी हॉलीवुड एक्टर के बारे में बात कर लें, तो लोग उनके आते ही, जब वो आते डाइस के ऊपर आते हैं, कोई बात कर रहे हो तो लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज जज करते हैं। लोग देखते हैं कि नहीं, ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स सैड, एंड वाओ ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, अच्छा लगता है, वाकई कोई अच्छी मूवी आने वाली है, तभी तो उन्होंने जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बात की है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं। लेकिन अब लोगों को आप कैसे अवेयरनेस देंगे कि अगर उनके पास 2 ही अच्छे ड्रेसेस हैं और उनको कहीं जाना है, तो वो अपनी वो जो होता है ना कि महरूमी, या अपना वो कोई कॉम्प्लेक्स, या अपना वो जो भी उनके पास जो कुछ भी है, उसको वो बैलेंस करते हुए कैसे कहीं जा सकते हैं? पर्सनली आई बिलीव कि आपको ग्रैटिट्यूड, शुक्र करके आगे बढ़ना चाहिए। जी सर। जी, जैसे आप कह रहे हैं जिसके पास 2 ही ड्रेस हैं, तो उसके लिए तो बहुत क्रिटिकल है कि वो 2 ड्रेस कौन से हैं। हाँ। 2 ड्रेस राइट ड्रेस होने चाहिए। ये नहीं कि देखिए, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी एंड इट्स अबाउट व्हाट इंप्रेशन डज इट गिव। अभी बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही थी। हाँ। तो बॉडी लैंग्वेज से आप क्या बताना चाहते हैं? बॉडी लैंग्वेज से ये बताना चाहते हैं मैं बहुत कामयाब बंदा हूँ। बॉडी लैंग्वेज से आप ये बताना चाहते हैं मैं बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा हूँ। बॉडी लैंग्वेज से आप ये बताना चाहते हैं कि यार मेरे अंदर अथॉरिटी है। बॉडी लैंग्वेज से आप बताना चाहते हैं कि यार मेरे पर ट्रस्ट करो, आई एम ट्रस्टवर्दी गाय। बॉडी लैंग्वेज मतलब ये नहीं कि आप सैंडो किस्म की बॉडी है, आपने जनाब अपने बाइसेप्स वगैरह दिखाने हैं और ये करना है, और आपने बड़ा बॉसी किस्म की अपनी लुक है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि आपने बॉडी लैंग्वेज के साथ अपना जो आपका कैरेक्टर है, जो आप अंदर से है, जो आपकी एसेंस है, उसको कैसे आपने शो करना है। अच्छा, इसमें फिर जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन छोटे लोग क्यों नहीं कर सकते? आई मीन देखिए, डजंट मैटर, आपकी अपनी प्रेजेंस है, आप जहां भी जाएं आप उनकी देख लें वो कैसे करते हैं, आप उसको थोड़ा सा उसको इंटरनलाइज कर लें। अच्छा, अब बात हो रही थी कि थोड़े कपड़े हैं तो क्या करना है। मिस्टर, मैं बताता हूँ थोड़े कपड़े तो क्या करना है। जैसे आपके पास सिर्फ एक ही शुरुआत में के पैसे, एक ही शुरुआत में, ठीक है ना, तो कौन सा शुरुआत में होना चाहिए? तो मैं कहूँगा व्हाइट शुरुआत में ले लो भाई। तो कोई और कलर लो, ना ब्लैक लो, ना नेवी लो, ना ब्राउन लो, ना चॉकलेट ब्राउन लो, क्योंकि अगर आपने कलर राइट। अच्छा, अब व्हाइट मैंने क्यों कहा है? क्योंकि सब व्हाइट मीन्स ट्रस्ट मी, व्हाइट मीन्स क्रेडिबिलिटी, व्हाइट मीन्स मैं बड़ा पॉलिश बंदा हूँ, व्हाइट मीन्स मैं बड़ा सोफिस्टिकेटेड बंदा हूँ, व्हाइट मीन्स बड़ा रिफाइंड बंदा हूँ, व्हाइट के यार मैं बड़ा ऑनेस्ट बंदा हूँ। तो एक कलर में आपने सारे मैसेज दे दिए। अच्छा, अब व्हाइट ले लिया आपने, ठीक है, फैब्रिक कौन सा लें? फैब्रिक जो है जितना आप अच्छा अफोर्ड कर सकते हो वो ले लें, चलिए मैं कहता हूँ। लेकिन फैब्रिक ऐसा ना लें जो सी थ्रू हो, यानी आपकी बॉडी नजर आ रही है उसके अंदर, क्योंकि वो लाजमी बात है कि इट्स नॉट गोना वर्क। तो चाहे आप वॉशिंग वेयर में चले जाएं, चाहे आप कॉटन में चले जाएं, आपने व्हाइट ले लिया। अच्छा, अब सेकंड बात आई, सेकंड ये है कि आपने इसकी स्टिचिंग करवानी है, तो आप थोड़ा सा अच्छी स्टिचिंग करवा लें ना। ये ना हो कि इसकी सारी स्टिचिंग जो है उधड़ रही है, यहाँ पे बैंड पे या जो भी कॉलर वॉलर है वो सारा बबलिंग आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। थोड़े से पैसे देखें, जितने मैंने देखा ना कम पैसों वाले लोग, जिनके पास कम पैसे हैं, वो ज्यादा फजूल खर्ची वो ज्यादा करते हैं। मतलब किसी शादी पे गए, वहां से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, किसी जगह पे गए तो अपनी शोशा में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, जो बहुत सारे कपड़े ले लेते हैं, उससे अपने पैसे फायर जाया करते हैं। तो आप अच्छी स्टिचिंग करवा लें। अच्छा, उसके बाद हमने पहनना कैसे है? तो मैं कहूंगा यार एक वेस्ट कोट तो ले लो ना भाई। एक वेस्ट कोट तो यार कितनी महंगी होगी, कितनी करोड़ रुपए की तो है नहीं, तो एक अच्छी वेस्ट कोट ले लो। तो अब आपके पास हो गया, शुरुआत में आ गया, एक वेस्ट कोट आ गई। अच्छा, इसके साथ अच्छे शूज ले लो, पिशावरी चप्पल ले लो, या इसके साथ अच्छे लोफर्स ले लो। आई कैन गारंटी यू कि अगर आप ये पहन के अच्छी फिट में और ये कॉम्बिनेशन पहन के जाते हैं, आप कहीं भी चले जाए पाकिस्तान में, आई थिंक यू कैन गेट रिस्पेक्ट। अगर जॉब के लिए जाते हैं, अगर आपने शुरुआत में पहने हैं, तो डजंट मैटर, आपको पहनना चाहिए। अगर शुरुआत में वाले बंदे हैं, शुरुआत में पहन के जाएं, वो पहन के क्यों जाते हैं? लेकिन उसमें शुरुआत भी ढंग से होनी चाहिए। अच्छा, अल्लाह से अब दूसरे गारमेंट की बात कर लेते हैं कि आपने एक पेंट कोट लेना है, तो आप कौन सा कोट लें? थोड़ा शॉर्टली बताइए। तो मैं बताता हूँ, ब्लू आप ब्लेजर ले लें, जिसे कोट कहते हैं, आप ग्रे पैंट ले लें, वही व्हाइट शर्ट ले लें साथ में, एंड दैट्स योर कॉम्बिनेशन। साथ में लोफर ले लें और अच्छे शूज ले लें, ब्लैक एंड ब्लैक बेल्ट पहन लें, ब्लैक सॉक्स ले लें। दैट्स द वे टू डू इट। ये दो मैंने गारमेंट्स को बता दिए, इसके लिए आपको करोड़ों अरबों रुपए की जरूरत नहीं है। सही, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और बात वो ये कि आप वो ड्रेसिंग करें जिसमें आप मुतमईन हो, यानी जो आपका कंफर्ट जोन है, क्योंकि आपका जो कंफर्ट है दैट्स योर स्टाइल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम
वेलकम बैक। तो भाई बात करते हैं कॉमेडी की। पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, और पाकिस्तान में जितना टैलेंट है वो तो हम सब जानते ही हैं कि अगर हम किसी भी फील्ड में हमें ज़रूरत पड़ती है ना कि भाई हम टैलेंट कहाँ ढूंढें, तो ये टैलेंट पहले तो शायद टीवी पे आपको नज़र आता था, सिर्फ टीवी पे नज़र आता था, या फिर आपको इवेंट्स में नज़र आता था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग आ गए हैं कि जब वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं तो लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि जी देखिए हमारे मुल्क में कितने क्रिएटिव लोग हैं, कितने टैलेंटेड लोग हैं, और हमें इन पे बड़ा फ़ख्र है क्योंकि ये जिस तरीके से बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव काम कर रहे हैं और जिस तरह ये लोगों को हंसाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो यकीन करें दिल बहुत खुश होता है कि इतना टैलेंट भी पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर इन लोगों के हवाले से बात करें ना तो इनकी बहुत ज़्यादा पजीराई हो, क्योंकि हमारे मुल्क से बाहर भी टैलेंट को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और हमारे मुल्क में भी टैलेंट को बहुत सराहा जाता है। लेकिन मसला ये है कि ये लोग कौन हैं जिनको अप्रिशिएट करना बनता है। ये बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जिनमें से आज एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमारे साथ है। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ उनको। उनका नाम है जी हसन जमील। कंटेंट क्रिएटर हैं और बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडी भी करते हैं, मिमिक्री भी करते हैं। वेलकम करते हैं हसन को शो में। अस्सलाम वालेकुम हसन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या कुछ हो रहा है भाई? कहाँ कहाँ आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन कौन से नए आपने जो है कंटेंट क्रिएट किए हैं और क्या कुछ हो रहा है? और जिस तरह से मैं सोच रही थी कि आपसे ज़रूर पूछूंगी कि कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट या कोई ड्रामा वगैरह भी आपने साइन किया या नहीं किया, या अभी तक चीज़ें पाइपलाइन में हैं? चीजें पाइपलाइन में है। मेरा ज्यादा मेन फोकस कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ही है, क्योंकि आई बिलीव कि जितना ज्यादा आजकल के जमाने में जितना फोकस आपका कंटेंट पे होगा, जितने ज्यादा लोग आपको देखते रहेंगे, जितने होराइजन्स आपके वाइड होंगे इन टर्म्स ऑफ व्यूज एंड रीच, तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज हर तरह की आपके पास आ जाती हैं। तो कंटेंट के अलावा साइड बाय साइड मैंने कोई 25 to 30 स्टैंड अप शोज भी किए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, रेस्टोरेंट्स में। इसके अलावा अभी बसंत जब हुई थी तो 3 दिन का फेस्टिवल हुआ था जिसपे बोहेमिया, बिलाल सईद और इमरान खान जो सिंगर है जिनका एम्पलीफायर सॉन्ग था, वो 3 डेज का इवेंट था जो मैंने इंटायरली ऑल बाय माई सेल्फ उसको होस्ट किया था। तो ये सारा कुछ जिस तरह के आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि सोशल मीडिया इटसेल्फ एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है। ऑल यू हैव टू डू इज क्रिएट कंटेंट एवरी डे एंड बी कंसिस्टेंट। तो जैसे ही लोगों को कोई डिफरेंट चीज या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट या कोई चीज उनको अट्रैक्ट करती है तो वो अपॉर्चुनिटी लेके आपके पास आ जाते हैं। तो बस यही है कि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि मैंने कौन से किस तरह के ड्रामाज आगे क्या करना है, मंजिल क्या होगी। जिस तरह शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग था कि रास्तों की फिक्र करोगे तो ये मंजिल बुरा मान जाएगी। और एक और भी तो डायलॉग था हसन, एक और भी तो डायलॉग था कि अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो एंड ऑल दैट, अगर आप बोल सकें तो जरूर। तो कहते हैं ये अगर किसी चीज को दिल से चाहे पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, हाँ, अच्छा, कंटेंट क्रिएशन आप करते हैं, ये बताएं कि रोज़ाना कुछ नया सोच रहे होते हैं? क्योंकि जब कोई भी शख्स कोई क्रिएटिव काम करे, और कॉमेडी आई मस्ट से दैट इज़ डिफ़िकल्ट जॉब, लोगों को हंसाना मुश्किल तरीन काम है। अब आपने अपने पास से कंटेंट क्रिएट किया, किसी को अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन ये जो कंटेंट मेकर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। कैसे थॉट प्रोसेस अपना इंक्रीज़ करते हैं रोज़ाना, कैसे चीज़ें ढूंढते हैं, खुद बैठते हैं 2-4 घंटे सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ दूसरों से डिफरेंट करना ही होता है कि चलो ठीक है आप 60% 80% अगर आप डिफरेंट नहीं कर सकते तो कम से कम आप 20-30% तो लोगों से मुख्तलिफ कर रहे होते हैं जी। तो कैसे मैं बताता हूँ। हाँ, सॉरी मेरा जरा वो मैं कराची में चले गया था। अच्छा, नहीं तो फिर अभी आप स्टे फिर जरा आप बता ही दें मौसम का हाल, जरा इस लैंग्वेज में बता दीजिए आप हमें। सर्दियों में तो मैं कह रहा था, मैं सबको बोल रहा था अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि मौसम तो लबे शीरे से हो रही है, लेकिन उसके बाद
एक मिनट जरा पान टूक रहा था। उनके बाद क्या हुआ कि भाई इतनी ज्यादा भाई गर्मी आ गया, इतनी गर्मी आ गई, मैं तो पहाड़ों में निकल गया था सोलो ट्रिप पे मोटरसाइकिल पे। जहाज की टिकट नहीं स्कर्दू की, स्कर्दू से, स्कर्दू नहीं स्कर्दू होता है ना, स्कर्दू से मोटरसाइकिल रेंट करके ना, रेड कलर का, तो मैं आगे निकल गया, पहाड़ों वहाड़ों में निकल गया, डेजर्ट में निकल गया घूमने फिरने। तो मैं 15 दिन वहां पे गुजार के आया हूँ, तो बहुत क्या जबरदस्त ढूंढ तफरीह रहे भी थे हो आप गई। वहाँ पे, क्या ढूंढ रहे थे पहाड़ों पे निकल के? मैं बस थोड़ा अमन ढूंढ रहा था कि रांची में मुझे थोड़ा कम ही मिलता है ना, तो मैं बस अमन के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए गया था ना, अच्छा, तो मुझे बहुत मजा आया वहाँ पे। सही। चले जी, पीस ऑफ माइंड के लिए आप गए थे, वापस आ जाए आप, वापस कराची आ जाए। मेरा वापस कैरेक्टर मेल फंक्शन चलता रहता है, तो मैं हाँ। चाहता भी ये हूँ कि जब लोग देख रहे हैं इतना हाँ। ज्यादा, तो वो एंजॉय करें ज्यादा। हम ज्यादा से सीरियस ज्यादा, हाँ, जो बिल्कुल। आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी हों, लेकिन हाँ। जरा साथ शुगल मेला भी अरे लगा व्हाई रहे। नॉट, वैसे इतनी गर्मी दैट्स नहीं। रियली ग्रेट। अच्छा बताइए, कंटेंट क्रिएशन रोजाना कैसे जी, करते हैं, जी। कैसे बनाते हैं अपना जी जी कंटेंट? आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि कॉमेडी इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है, कॉमेडी हाँ। करना, लोगों को हंसाना। तो जितना मर्जी मैं सोच लूं कि मैंने आज कोई आइडिया सोचना है, आज कुछ पोस्ट करना है, तो बहुत कम चांसेस हैं हाँ। सैडली कि वो चीज उस तरीके से वर्क करे कि मैं बैठ के प्लानिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, थॉट प्रोसेस, ठीक है। हाँ, सही है। बेसिकली जितना ज्यादा मेरा जो प्रोसेस ये है, क्रिएटिव प्रोसेस, के मैं जितना ज्यादा इन्वॉल्व हूंगा कि मैंने बनाना है, सोचना है, उतने ही कम आइडियाज आएंगे। जितना मैं ज्यादा अपने घर से बाहर निकलूंगा, दोस्तों से मिलूंगा, फन करूंगा, ट्रैवल करूंगा, और इतने रैंडम मोमेंट्स में मुझे इतने क्रेजी आइडियाज आएंगे कि मैं खुद भी अमेज हो जाऊंगा कि क्या बात है। क्या बात तो है, सही है। जो एक कमेडियन होता है, आई बिलीव के जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उसका थॉट प्रोसेस होता है, और जो उसकी जर्नी चल रही होती है, जो वो पूरी अपने दिन में और आगे पीछे कर रहा होता है, उसी में से उसके आइडियाज निकलते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है। लोगों को लगता है 1 मिनट की रील बना दी घर बैठे बैठे, या ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसके पीछे फॉर दैट रील टू गो वायरल और उस पे मिलियन व्यूज आना, उसके पीछे की पूरी जो वर्किंग है, वो एक फुल टाइम जॉब है। और इसके बारे में आपने सोचना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। फिर ये टेंशन होती है कि यार आज कुछ पोस्ट नहीं किया, और आपको रेलिवेंट भी रहना है। हाँ। फिर इन ऑर्डर टू अचीव दैट वन टैप, वो जो एक बंदे ने आपकी रील देख के जो फॉलो आपको करना है, वो अचीव करने के लिए आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इतनी सैचुरेटेड है। हर जगह आजकल आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप ईंट भी उठाएं तो नीचे से कंटेंट क्रिएटर निकलेगा वीआईपी किस्म का। टैलेंट बहुत है, लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है, तो फॉलो लोग आपको सिर्फ तब करेंगे जब आपकी ब्रांड वैल्यू, लेकिन हसन, आई पर्सनली बिलीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ देखेंगे। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखेंगे। आई पर्सनली बिलीव शायद आप भी लोगों को गाइड कर सकें। अगर आप ट्रू इंटेंशन के साथ सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है, और वाकई ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने सुबह मेहनत की तो शाम को आपको रिवॉर्ड मिल गया। अब बात इस चीज़ की होती है कि आप किस तरह, कौन से टाइमिंग पे क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या आपका प्रोसेस है, किस तरह वो चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो बहुत अकाउंटेबल होती है। मगर आई मस्ट से कि इस फील्ड में बहुत मेहनत है, डिजिटल मीडिया में बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, बहुत, हाँ बिल्कुल, आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन इन दी एंड क्योंकि मेहनत के ऊपर तो फिर आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो रिवॉर्ड मिलता है, एंड दैट्स वाई यू आर हेयर ना, कि आपने वाकई मेहनत की और आपने वो डिफरेंस क्रिएट किया, और माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा ये बताएं, कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, और अगर इस कराची की गर्मी में कुछ एक्टर्स आ जाएं, तो मैं ना नाम आप पे छोड़ती हूँ कि आप कौन से एक्टर्स को यहाँ बुला के उनकी मिमिक्री करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज कि कराची में गर्मी है और डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, ये तो प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन इसके बाद एक्टर्स की बात करेंगे, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कुछ होगा, क्या सरगर्मियाँ होंगी उनकी, ज़रा बताइए। जरूर। तो डोनाल्ड ट्रंप कराची में आ गया है, हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप आके जो है वो परेशान हो गए, गर्मी इतनी ज्यादा है, क्योंकि वो आए हैं लेट्स से अटलांटा से। वहां पे मौसम बेहतर था, ठीक है। And a beautiful day in Karachi, and I gotta say I love it, but I don't like the weather. It's pretty hot, and I've been sleeping on the beach, so I don't feel too much hotter. And I gotta say, the wind is like burning my skin. I'm not used to it. I love the Karachi, I love the beaches, but the weather is not good. And I've been traveling with a fan,
with a pedestal fan everywhere I go. I love the fan. They also call it the Pakistani fan, and I gotta say I love it. ग्रेट ग्रेट This was ग्रेट Donald Trump. अच्छा, बिरयानी खाई नहीं खाई डोनाल्ड ट्रंप ने, जरा ये तो बताएं। Oh, I love the biryani. I love the Karachi biryani. The Bombay biryani. I gotta say I love it. And it's so good. It's so good. I love it. कबाब, And टिक्के। it's too spicy. I love the kebab. I love the tikka and especially the daga kebab. The daga kebab from Karachi. I love it. And the paratha roll. I love it. I love the paratha roll. And I love all the food from Karachi. They say the Lahori food is better, but I gotta say, it's not. It's very simple. The Karachi food is much, much better. It's much better. It's not. It's very simple. चलिए जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, वेरी वेल डन हसन। कंटिन्यू करते हैं Thank डिस्कशन you. साथ हसन। अच्छा हमें जी, बड़े अब आ गए जी, अब आ गए बाबू भैया। अब बाबू भैया ब्रेक के बाद आएंगे हसन। बाबू भैया को हम Okay, ब्रेक okay, के ठीक बाद जो है। है वो पूछेंगे बाबू भैया से सवालात कि कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है उनको कराची और क्या फील कर रहे हैं वो यहाँ पर इतनी गर्मी में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हसन जमील हमारे साथ मौजूद हैं, मज़े मज़े की हम बातें कर रहे हैं। मिमिक्री भी वो हमें जो है वो करके बता रहे हैं कि कौन ऐसा एक्टर जो है वो किस तरह से बोलता है। अच्छा, अब बाबू भैया कराची आ गए और देखते हैं कि बाबू भैया को कराची कैसा लग रहा है। जी बाबू भैया, कैसा लग रहा है कराची आपको? ये चमाइला इतना गर्मी है ना बाबा, मेरे को वापस बॉम्बे जाने का रे। राजू, ये मेरा बोरी बिस्तर बाहर रख दे रे बाबा, मेरे को इधर नहीं रहने का है, बहुत गर्मी है रे बाबा। रे चमाइला, अरे बाबा गन्ने का जूस लेके आ रे शाम, बहुत गर्मी है रे बाबा। अरे वाह, This is जबरदस्त। Babu Rao from Hiraperi. आई नो, बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम जरा थोड़ा सा बहुत ज्यादा हम श्योर के क्रिकेट फैंस भी देख रहे होंगे, हाँ। बहुत ज्यादा फैंस होंगे। Yes. मोहम्मद रिजवान के बहुत होंगे, शोएब अख्तर के। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिजवान भाई। सीनियर एंड द स्टार ऑफ पाकिस्तान, शोएब अख्तर। अच्छा, शोएब भाई, चलिए शोएब भाई। भाई इतनी ज्यादा गर्मी यार, हाँ। मेरी समझ में आ रहा यार, ऐसे नहीं होता यार। मतलब मैं इतनी ज्यादा गर्मी में मैं दिन में 10 दफा यार गन्ने का जूस पी रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है यार। ये क्या चक्कर है यार? टैलेंट इज डिस्प्लेड भाई जान। ये गन्ने का जूस 10 ग्लास में ऐਵੇਂ नहीं पीता जा रहा यार। हम यार, मुझे भी गर्मी लगती है नए यार। टैलेंट के लिए मैं क्या काफी कहेंगे सहमत आदमी। शोएब भाई? नए टैलेंट के लिए क्या कहेंगे? नया टैलेंट जो है वो क्या कुछ करे ताकि वो आपकी तरह कामयाब बॉलर बन जाए? देखिए बातें नहीं होती ना, बातें नहीं, टैलेंट इज डिस्प्लेड यार। कम ऑन यार, ये जो नया टैलेंट आ रहा है, मतलब मेरी समझ से बाहर, इतना ब्यूटीफुल टैलेंट है। लेकिन कम ऑन यार, मतलब आप नए लोगों को चांस ही दे रहे यार। पुराने लोग खेले जा रहे मुझे कम ऑन यार, ऐसे नहीं होता। टैलेंट इज डिस्प्लेड, बातें नहीं, हाँ, बातें नहीं। सही, बिल्कुल बातें नहीं करनी। बीच में बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान आ गए। हाँ, चले जी। मैच हारने के बाद देखिए ऐसे नहीं, हम तो गए, हम भी तो गए, हमने चेका लगाने की कोशिश की, हमसे नहीं लगे, हम भी तो गए, ऐसे नहीं हम तो गए। अगले हमने मोमेंटम लूज किया, अगली टीम ने मोमेंटम गेन किया, ऐसे नहीं हम तो गए। ठीक है, मैं किंग ने कहा तू कर ले, मैंने कहा तू कर ले, मुझसे नहीं हो सका ना, उससे हो सका मुझे, ऐसे नहीं कि हम तो गए, भी तो गए, हमने चेका लगाने की कोशिश की। देखिए चैंपियन टीम इज अफ्रेड ऑफ एन एवर रिजल्ट और दे ओनली प्रोसेस द नो। सही। ऐसा नहीं है कि हम तो किंग हैं, हम भी तो गए, चलिए हम दुखी हैं, नहीं मैच जीतने की कोशिश हमसे नहीं हो सका, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बेहतर करेंगे। ऐसे नहीं हम दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। सही। अच्छा जी, बीच में हसन, बीच में खलीलुर रहमान कमर ने भी एंट्री दे दी है, अब मैनेज कर लें आप। जब आप बात कर तब मैं बीच में बोला, खुदा ना आपसे गुजारिश है, टैलेंट डिस्प्ले होता है, टैलेंट में बातें नहीं होती। आपने 10 साल क्रिकेट खेली है और परफॉर्मेंस नहीं दी। मुझे 20 साल हो गए हैं ड्रामे लिखते, 20 साल ड्रामे लिखते हुए। जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त आप जो है वो मिमिक्री कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या मतलब ऑब्जर्व करते हैं लोगों को? जी बोले जी। आपसे गुजारिश है जब मैं बात कर रहा हूँ हाँ बीच में मत बोलो। सर, आप खुद रुके बीच थे में तो मैं बोली ना सर,
आप रुक गए तो फिर मैंने कहा नहीं, ये तो फिर डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, बोलना तो पड़ेगा ना आप सर। बात करें, आप बात करें, आप हैं कौन? वाओ, दैट्स ग्रेट। If you get the reference, तो ग्रेट हसन, बहुत जी, जी। बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं मिमिक्री एंड ऑल। ये बताएं, ऑब्जर्व करते हैं इन लोगों को, देखते हैं, या बस ये कुछ होता है ना बॉर्न टैलेंट, कहते हैं ना जी, टैलेंट ही आप जो है, पैदा ही आप जो है इसलिए टैलेंट के साथ हुए हैं, तो क्या मतलब ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा है आपकी? देखिए, मैं जो है ना, मुझे बहुत ज्यादा शौक था ना बचपन से एक्टिंग का, जो है ना, और मेरा नाम नासिर खान जान है ना। I know. तो क्या है कि मैं बचपन से ही स्कूल से ही ना, मुझे बहुत ज्यादा शौक था ना, मैं अपने टीचरों की भी नकलें उतारता था ना। अच्छा। फिर कॉलेज में गया तो मैं वहां पे भी टीचर्स की बहुत ज्यादा नकल उतारता था, मुझे बहुत ज्यादा शौक था ना। ज़्यादा शौक था, ओके। क्या हुआ कि मैं पहले खलील रहमान, और फिर मैंने तरह तरह के लोगों की नकल उतारी ना, तो मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज्यादा ही अप्रिशिएट किया ना। उसके बाद मैंने देखा जब मेरा टैलेंट सही जा रहा है, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो, मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है, इतनी ज्यादा खुशी होती है जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है ना। हाँ। तो मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं लोगों की उतारता हूँ ना, तो इट कम्स फ्रॉम विद इन। और जो प्रोसेस होता है ना, हाँ। वो ऐसे है कि मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, मैं बस किसी को देख लूं तो अंदर से निकल आता है ना कि मैं इसकी नकल कर सकता हूँ ना। हाँ, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। बहुत टैलेंटेड हैं आप वाकई, कि मतलब आप बस देखते ही जो है वो ये सबकी मिमिक्री कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं, तो फिर तो ये तो बॉर्न टैलेंट हुआ आपका। ये बताएं, आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके नासिर? मुझे जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है ना, शौक है ना कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ ना, और पॉलिटिक्स में जाके मैं क्यों? पॉलिटिक्स में मैं ऐसा पॉलिटिशियन बनूं ना कि मैं पूरे पाकिस्तान को ना रातों रात ठीक कर दूं ना। मुझे बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, चलें जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप अल्लाह करे ऐसा हो, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो, क्योंकि आपकी ये ख्वाहिश तो बड़ी अच्छी है कि हमारा मुल्क जो है और तरक्की करे और अच्छा हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि अभी हमारे साथ में जो है शोएब भाई भी मौजूद हैं, शोएब अख्तर भी मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान भी मौजूद हैं, खलील रहमान कमर भी मौजूद हैं। इन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप, या आप बाकी अगर कैरेक्टर्स इनसे कुछ कहना चाहें तो, ख़ास तौर पे खलील साहब आप? इससे पहले कि नसर कुछ कहे, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। आई एम बोहेमिया। तू बंदा नहीं फारग है, तू पॉलिटिक्स से नहीं कर चल सकता। आई एम द किंग बोहेमिया। मैं बनाऊंगा बड़ा पॉलिटिशियन, तू हो जाएगा फारग। बचिया दी गेम नहीं पॉलिटिक्स। गो होम एंड डू सम मैथमेटिक्स। अच्छा जी, बाबू भैया भी इस पे अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं। अच्छा, बाबू भैया की जगह अगर हम और भी दिखा दें, आई डोंट नो कि हमारे पास कितना और मजीद टाइम है। श्योर, नहीं, व्हाई नॉट, बिल्कुल आप मिमिक्री कर सकते हैं। यस। तो हम आपको पता होगा, बड़े क्लासिक एक एक्टर हैं जिनका नाम है अमरीश पुरी। अच्छा, अमरीश पुरी एक बड़े क्लासिक एक्टर जी। थे, और उनका बड़ा एक फेमस डायलॉग था जो इस तरह करके था कि यस। अरे आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। अरे इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, कोई गन्ने का जूस पिला दो। वेरी वेल डन, बिल्कुल, ये बड़े जबरदस्त। अगर नाना पाटेकर गर्मी के ऊपर बात करें तो किस तरह करेंगे? हाँ, श्योर। हाँ, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, हाँ, कोई गन्ने का जूस पिला दो। हाँ, जल गई है, मेरा जिस्म जल गया है, साला थोड़ी सी गर्मी इंसान को हिजड़ा बना देती है। हाँ, कौन है तू? हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझसे दूर रहे। एसी चला 16 पे कर। हाँ, मुझसे बात मत कर। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ग्रेट, कंट्रोल उदय, बिल्कुल। ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो आप मिमिक्री कर रहे हैं, और बात वही है कि जिस तरह से आप कहते हैं कि नहीं बस इतना कोई ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी बस कर लेते, तो ये बड़ी ये टैलेंटेड लोगों की निशानी होती है। ड्रामास वगैरह से कहीं से कोई ऑफर आई? मुझे तो लगा था अब तक आप कोई ड्रामा साइन कर चुके होंगे हसन। लेट्स होप कि इस शो के बाद आपका शो मेरे लिए नहीं हो। Honestly, मैं बताऊं, if Nadeem Beg is watching this, if Imran Ashraf is watching this show, अगर वो देखें
दे ऑल फॉलो मी। मुझे बहुत माशाल्लाह सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, डायरेक्टर्स फॉलो कर रहे हैं हाँ। काफी टाइम से, इट्स बीन मोर देन अ ईयर। हाँ। और नादिया अफगान मुझे फॉलो कर रही हैं बहुत टाइम से, बहुत अप्रिशिएट करती हैं। That's उमैर great. जसवाल मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। Great. तो ये सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर चुके हुए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट कॉल, राइट अपॉर्चुनिटी। और हो भी सकता है कि मैं लाहौर से कराची आ जाऊं, क्योंकि इंडस्ट्री तो मेन कराची में है। बट ये जो कंटेंट क्रिएशन है, फॉर मी इट्स अ चैनल, इट्स अ पाथवे टू इवेंचुअली बी एन एक्टर, टू एक्ट इन अ गुड ड्रामा और अ फिल्म। तो एंड गोल मेरा यही है। तो बाकी लेट्स सी, बस लाइक आई सेड कि आई लाइक टू एंजॉय द प्रोसेस, और मैं मंजिल के बारे में इतना नहीं सोचता, बस प्रोसेस को काम एंजॉय करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बेहतर थॉट है कि आप अच्छा काम किए जाएं और फ्यूचर के लिए परेशान ना हो, क्योंकि जब आप आज में 100%। जीते हैं, हाँ जब आप आज में जीते हैं और आप आज मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में इसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। बहुत सारे लोग मेहनत भी कर रहे होते हैं, अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा टेंशन में होते हैं फ्यूचर को लेके कि वो इस बात पर बिलीव नहीं रखते कि ये कारमा है कि भाई आप जो बोते हैं आप वही काटते हैं। आप मेहनत करते हैं तो आप आगे जाते हैं। आप जिस चीज़ में अपनी इंटेंशन, इंटरेस्ट जो है वो लगा रहे होते हैं, वही चीज़ आपको के फ्लोरिश कर रही होती है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका हसन जमील, बेस्ट विशेस फॉर यू, और अल्लाह करे आप बहुत आगे जाएं। बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड जो है वो पर्सनैलिटी है आपकी। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और हसन जमील जिस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, आई मस्ट से की बॉन्ड टैलेंट होता है। यानी कि आपने फ़ौरन से किसी भी बात को पिक किया और फ़ौरन से आपने उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया, मिमिक्री भी कर ली, दैट्स बिग थिंग। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं हम सेहत से मुताल्लिक, स्किन से मुताल्लिक, और कैसे आप अपनी जो है हेयर केयर कर सकते हैं इस बारे में। तो शाह भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे आज हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें। और अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं सारे सवालात। अब जब शाह भाई यहाँ पर मौजूद होते हैं ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि बहुत सारे हम इनसे ऐसे सवालात करें जो लोगों के लिए कारआमद हों, जो लोगों के काम आएँ। और सारे जो मैसेजेस आप भेजते हैं वो तो मैं नहीं पूछ सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर मैं पूछूंगी। तो पहले वेलकम करते हैं शाह भाई को। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, वेलकम टू द शो। कैसे आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शाह भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मुझे लिंक्डइन पर किसी ने पूछा कि काइंडली ये पूछें जब भी शाह भाई आपके शो पर आएँ कि ये जो आईब्रो घनी करनी का तरीका जो है वो क्या है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कस्टर ऑयल भी जो है वो यूज़ किया, लेकिन उसका उन्हें इतना बेहतर फ़ायदा नहीं हुआ। और लगभग वो और उनकी बहन, यानी कि जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा, तो वो कहते हैं कि जी हम दोनों बहन भाई ने यूज़ किया, 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एज सच कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हो रही फिर उनकी आईब्रो घनी? देखिए, बाज़ लोगों की आईब्रो यूँ गिर भी रही होती हैं। अच्छा। हाँ, फेस वॉश करते हैं ना, हाँ। तो हाथ लगता है तो उसमें से कुछ बाल निकल रहे होते हैं और आस्ते आस्ते वो खाली खाली लग रहा होता है। और दूसरा ये है कि बाज़ लोगों की आईब्रोज जो हैं वक्त से पहले सफ़ेद हो रही होती हैं। हाँ। एक ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है। बाल भी सफ़ेद हो रहे होते हैं। हाँ, बाल भी सफ़ेद हो रहे होते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट को चाहिए कि जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हों, आईब्रोज सफ़ेद हो रही हों, तो वो एक कागजी अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं 6 महीने तक। अच्छा। हाँ, अगर 35 साल से कम उम्र है, अच्छा, तो उनके ब्लैक होने के चांसेस हैं। अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है तो फिर बर्दाश्त करें। हाँ, वो तो जाहिर है। हाँ, फिर वो तो हाँ आपका एज फैक्टर आ जाएगा ना, तो वो फिर उस तरह से टर्न ब्लैक तो नहीं होगा। जिनके आईब्रोज घनी नहीं हो रही हैं, आईब्रोज घिर रही हैं, लगाने के लिए जो है पंसारियों की दुकान पे मिल जाता है, जड़ी बूटियों का होता है ये, रोगन मोना। रोगन मोना। रोगन मोना, ठीक है ना, छोटी सी शीशी होती है, वो आप अपने आईब्रोज पे लगाइए आप। अच्छा। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा घनी भी होंगी और बहुत अच्छी मजबूत भी हो जाएंगी। लेकिन कस्टर ऑयल से क्या हुआ जो नहीं जो है बढ़ सकी? क्योंकि कस्टर ऑयल तो फेमस है इस चीज़ के लिए। देखिए, वो तो कस्टर ऑयल तो वो आईलैशेस के लिए भी हाँ, बेहतर है, आईब्रोज के लिए भी पलके घनी हो जाती हैं, लेकिन बहुत गाढ़ी होती है वो। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन ये जो रोगन मोना है, इसमें कस्टर ऑयल भी है, इसमें रोगन चलगोज़ा भी है, इसमें रोगन कलौंजी भी है, यानी काफ़ी चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। ये पंसारियों ने रखी हुई होती हैं। अच्छा। तो ये उनके पास से मिल जाता है ये, तो ये आप इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर है। अगर आपके आईलैशेस गिर रही हों, तो फिर आपने 2 तेल लेने,
अच्छा। एक रोगन अंजीर का तेल, सही। अंजीर का तेल 30 ml और 30 ml इसमें चिलगोजे का तेल डालें आप, सही। मिक्स करके एक बॉटल में रखें और मशकारा के ब्रश के जरिए लगाएं आप। हाँ। आप देखिएगा आपकी जो आईलैशेस हैं, पलकें हैं, वो घनी भी होंगी और गिरने से भी रुक जाएंगी। गिरने से भी रुक जाएंगी। अच्छा, चेहरे पे एक्सेसिव हेयर्स, उसके लिए क्या करना चाहिए? कि लोगों के ना बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं। ये सवाल मैंने हुमैरा से भी पूछा था कि भाई जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं ख़वातीन के, तो वो जब उसको वैक्स कर रही होती है तो वो हार्ड स्किन हो जाती है और फिर स्किन जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई एज्ड स्किन है, या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड लुक देती है। क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए अगर हार्ड स्किन हो गई है, हाँ। दूसरा इसमें जब वो थ्रेडिंग करते हैं, वैक्स करते हैं, तो उससे ये बाल भी मोटे हो जाते हैं। जैसे मर्दों की शेव होती है, हाँ। इस टाइप की निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से होती है, जिसमें मेल हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा होता है। तो उसमें ये है कि फिर ये फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए आपने टोटली 3 जड़ी बूटियाँ लेनी है। इसमें आपने किस्ते शीरी लेनी है। किस्ते शीरी आप 100 ग्राम ले लें, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम ले लें, और रोगन खस ये आप 20 ml ले लें। इनको पीस के बारीक पाउडर बना लें और रोगन खस मिला लें, ये पाउडर ही बनेगा। फिर इसे पानी में पेस्ट बना के अपने फालतू बालों पे लेप करें रोज़ाना रात को, और सुबह धो लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दिन को लगा लें, 2 घंटे बाद धो लें। आप देखिएगा ये आस्ते आस्ते बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो रेमेडी है। अच्छा शाह भाई, थोड़ी सी सेहत के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आज स्किन केयर के हवाले से बात करेंगे। 2 टोन स्किन जो है उसके हवाले से मेरे पास सवालात हैं। पहले बात करते हैं सेहत की, दिल की सेहत। लोग ना बहुत रोगनी चीज़ें खाते हैं, बहुत घी और देसी घी और बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। अब भी घरों में इस तरह की रोगनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि अगर आप देखें तो आप कहें कि भाई ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली बातें हैं। क्या किया जाए अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए? क्या करें कि वाकई अगर किसी को दिल का प्रॉब्लम है तो ज़ाहिर है डॉक्टर को तो दिखाएंगे, लेकिन होम रेमेडी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एहतियात अफसोस से बेहतर है। आपने कोशिश करना है कि ऑयली चीज़ें, अफसोस से और इलाज से भी बेहतर इसमें ये है कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, और साथ में वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सही। और तीसरी चीज़, नींद अपनी पूरी करें। और अगर ब्लड प्रेशर हो गया है तो प्लीज़ उसकी दवाएं जारी रखिए। अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दोबदल करें, खुद से ना किया करें। एक ये एहतियात करें, आप वॉक करें, और साथ में एक जिनका भी सारी बात है दिल के वॉल जो बंद होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड की वजह से होते हैं, और HDL बढ़ता है जो कि खून में चर्बी का सबब बनता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने लेना है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना बना के पिएं, और ये कंटिन्यू 2-2.5 महीने पिएं, और फिर अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। और अगर आपके सीने पे बोझ महसूस हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने 20-25 किलो का वज़न रख लिया, चलते हुए सांस फूलता है आपका, तो प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर अपने कार्डियक डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। कार्डियक डॉक्टर से ज़रूर मशवरा दें। अच्छा शाह भाई, ये बताएं कि 2 टोन स्किन, अब क्या है कि 2 टोन स्किन में झाइयाँ भी हैं और सन बर्न भी है। मतलब जब हम 2 टोन की बात करते हैं ना, तो वो ये नहीं है कि लाइट डार्क हो रहा है जी, या फिर इधर से आपकी स्किन जो है वाइट हो रही है, इधर से ब्लैक हो रही है, या झाइयाँ बनी हुई हैं। उसमें सन बर्न भी शामिल होता है। और इस सन बर्न में ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट शामिल हैं, यानी यंग लड़के लड़कियों में भी सनबर्न है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वैन, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंस्टीट्यूट के वो जो धूप में खेलते हैं। अब क्या होता है कि आप अगर किसी वैन में जा रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे एक वैन में हैं, और साइड से जब धूप पड़ती है या UV रेज पड़ती हैं, तो आप हमेशा देखें कि जो बच्चे होंगे, यानी जो यंग स्टूडेंट्स होंगे, उनके यहाँ पर आपको 2 टोन नज़र आएगी, यहाँ पर आपको झाइयाँ सी नज़र आएंगी। दैट इज़ सनबर्न। उससे बचने के लिए क्या करें? क्योंकि स्कूल कॉलेज में, हम भी जब स्कूल कॉलेज जाते थे तो जाहिर सी बात है जहाँ हम खेल रहे हैं, रैकेट खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, तो वहाँ पर तो जाहिर है आपको शेडो नहीं मिलता है ना, तो वो आप धूप में खेलते हैं। क्रिकेट लड़के धूप में खेलते हैं, फुटबॉल इस तरह से धूप में खेल रहे होते हैं। उसके लिए क्या किया जाए? और वैन में बहुत धूप आती थी, मेरी जो स्कूल की वैन थी ना, वो शेड हटा देते थे। वो कहते थे नहीं जी, बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं शेड हटा दें, बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं शेड लगा दें। तो उस चक्कर में क्या होता था कि सबके चेहरे जो है ना वो झुलसे हुए होते थे धूप से। देखें, एक तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि पानी का टेक ज़्यादा रखें, अपनी नींद पूरी करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जैसे आड़ू खाते हैं, उसका छिलका फेंक देते हैं, उसका छिलका संभाल लें आप।
ठीक है। आपने तकरीबन जो है वो 20 ग्राम आड़ू का छिलका ले लें, वो सुखा लें, उसे फिर पाउडर बना लें। पाउडर बना के आप घर पे रख लें और इसके अंदर जो है आपने डालना है मूंग की पीली वाली दाल। अच्छा। मूंग की पीली वाली दाल ये 50 ग्राम, 20 ग्राम आड़ू के छिलकों का पाउडर, 20 ग्राम अंडों के छिलकों का पाउडर और 20 ग्राम चावल का आटा, इनको मिला के पाउडर बना लें। पाउडर बना के इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें और एक जार में रख लें। फिर इसका 1 चम्मच या जितना आप चेहरे पे लगा सकते हैं उतना दूध में या दही में या अरक गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, हाथ पाँव पे लगाएं, 15-20 मिनट रुक जाएं, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें आप चेहरा। अच्छा। आप देखना पहली एप्लीकेशन में आपका चेहरा कितना साफ होता है और इसे रोजाना की बेस पे करें आप, इसमें कोई केमिकल नहीं है। स्कूल से वापस आके? स्कूल से वापस आके करें। अच्छा। बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर जितने भी स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं ना स्टूडेंट्स, वो सब सुन लें कि वो स्कूल से वापस आके ये रेमेडी करें तो आपके जो कॉर्नर्स होते हैं, जो झाइयों वाले कॉर्नर्स होते हैं, जो यहाँ पर आपके झाइयाँ सनबर्न होता है, वो क्लियर हो ये जाएगा। ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज करती है। अच्छा। और कलर भी इक्वल कर देती है। 2 टोन चेहरा 1 टोन हो जाता है, 1 टोन हो जाता है। अच्छा, जाने से पहले अगर सन ब्लॉक की तरह कोई चीज़, कोई कवरेज अगर कुछ होम रेमेडी के तौर पे देखिए यूज करें, ज्यादातर चीजें तो वैसे तो सन ब्लॉक यूज करते हैं लोग, केमिकलाइज होती हैं। हाँ। तो आप सन ब्लॉक यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। अदरवाइज जब ये करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, फिर इस पे सूरज की रोशनी का इतना असर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो शाह भाई आज हमें बताने वाले हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाह भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं होम रेमेडीज़ के हवाले से और क्या कुछ कर सकते हैं आप घर में बैठे बैठे, अपना इलाज कैसे कर सकते हैं इनिशियली, और किसी बड़ी मुसीबत से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हम शाह भाई से जानते हैं। शाह भाई, अब किसी के पाँव में लेट्स सपोज चोट लग गई है, अब क्या होता है कि वो घर में ही उन्होंने उसको ट्रीट करना शुरू किया, लेकिन गलत ट्रीट करना शुरू किया। मतलब अगर एक ज़ख़म है तो उसको आपने पट्टी नहीं लगानी थी, लोगों ने पट्टी लगा दी, अब वो प्रॉब्लम कर गया। अगर घर में कहीं होता है ना कि कोई किसी चीज़ से हाथ छिल जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए या कारपेट की रिगड़ लग जाए, होता है कि कोई कॉर्नर्स टच हो जाए, क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए फौरी तौर पर? देखिए मेन चीज़ एंटीसेप्टिक होती है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, आप वो लगाइए। आप देखिएगा स्किन साफ हो जाएगी। अच्छा। कुछ ही घंटों में भी साफ हो जाती है और वरना 24 घंटे में ये क्लियर हो जाती है। ओके। सबसे बेहतरीन है एंटीसेप्टिक होता है कोकोनट ऑयल, वो लगाइए आप। सही। आपको काम करते हुए कट लग जाता हाँ। है या कोई कहीं ठोकर किसी सी लग डेस्क जाती पे है, आपका हाथ ऐसे किसी लग चीज़ गया, में लग डाइनिंग जाती है, टेबल तो से आपका वहाँ एक हाथ ऐसे हो गया, लाइन हाँ। सी बनती है, फिर वो जगह जो छिली छिली सी लगती है, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। ये इससे इंशाल्लाह सही हो जाएगी और वो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी इंशाल्लाह, बिल्कुल साफ हो जाएगी, बिल्कुल वो जगह क्लीन हो जाएगी। क्योंकि फिर पता है क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो जगह सूज जाती है, कई दिनों तक आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो मालिश कर रहे होते हैं, मालिश ना करें आप उसके ऊपर लगा के छोड़ दें कोकोनट ऑयल, ये कर लें आप, ये ना करें। और अगर उसका जख्म बड़ा है तो प्लीज वक्त जाए किए बगैर अपने डॉक्टर को जरूर दिखा दें। डॉक्टर को ना हो जरूर कि दिखा उसमें कोई और जरासीम आ जाए तो वो आगे आपके लिए मुश्किलात का सबब बने। सही। अच्छा शाह भाई, अब लोग बुटॉक्स से निकल के ना आगे की रेमेडीज़ पर चले गए हैं, एक्सोसोम पे चले गए हैं, या दीगर एस्थेटिक क्लिनिक्स में जो ट्रीटमेंट होते हैं उस पर चले गए। स्किन टाइटनिंग से रिलेटेड कोई होम रेमेडी है आपके पास कि लोगों को जाना ना पड़े, महंगे महंगे ट्रीटमेंट ना कराना पड़े और घर में ही वो जो है वो अपनी स्किन को बेहतर बना लें? अच्छा, इसमें मैं ना थोड़ा सा आपको चेंज बताऊंगा। हाँ। फेस की स्किन को टाइटनिंग के लिए और हाँ। बॉडी टाइटनिंग के लिए अलग अलग। हाँ, दोनों बिल्कुल, दोनों अलग बताएं। देखिए जिन लोगों का भी चेहरे पे लूजपन आ गया हो, झुर्रियाँ आ गई हों, लाइनें पड़ रही हों और ओपन पोर्स इतने नुमाया हों कि चेहरा आपका सीनियर लगने लगा, तो उसको बेहतर करने के लिए आपने जो अंडे की सफ़ेदी होती है वो 1 चम्मच लेना, कच्चे अंडे की सफ़ेदी 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच चावल का आटा डाल लें, 1 चम्मच बेसन डाल लें आप उसमें, और 1 चम्मच उसमें समंदरी झाग डाल लें। मिक्स करके आप पूरे चेहरे पे लगाएं। आधा घंटा लगा के फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें आप देखना आपकी स्किन काफ़ी लिफ्ट हुई होगी। लेकिन इसे कंटिन्यू कुछ दिन लगाइएगा ताकि ये परमानेंट तौर पे आपका स्किन जो है फेस की जो है वो लिफ्ट हो जाए, फेस की लिफ्ट हो जाए। बहुत बेहतरीन है और इससे स्किन का कलर भी साफ होता है। और बॉडी के लिए, बॉडी लटक जाती है, बॉडी में लूजिंग आ गई है उसको, और साथ में पेट लटका हुआ होता है और साथ में पेट लूज हो चुका बिल्कुल होता है। और ये हाथ बहुत सारे लोगों के ऐसे हिलाएं, पूरा हाथ हिलता है। एग्जैक्टली। हाँ, इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल, एलोवेरा ऑयल, हाँ
अच्छा, रोगन घीगवार कहते हैं उसको। अच्छा, रोगन घीगवार। जी हाँ, अच्छा, ये आप आधा पाव ले लें 120 ml। सही। इसमें एक लकड़ियाँ आती हैं चित्रक के नाम से, उसका तेल मिलेगा आपको रोगन चित्रक के नाम से, वो भी 30 ml। एक आता है रोगन जरावंद, ये भी 30 ml। इन तीनों को मिला लें, आपका बॉडी टाइटिंग तैयार हो गया, फेट बर्न भी करेगा ये घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें 15 मिनट, फिर 15 मिनट रुक जाएं, फिर वॉश कर लें, शावर ले लें। इसी तरह रोज़ाना एक टाइम करें, या रात को लगा लें, सुबह कर लें, नहा लें आप। तो ये एक टाइम करना, आप देखना कि 2-3 दिन में काफ़ी स्किन में आपकी तब्दीली मिलेगी। काफ़ी स्किन में तब्दीली जो है वो आपको नजर आएगी। अच्छा, डबल चिन, इसका क्या हाल है? देखें, डबल चिन को कम करना और साथ में ये है कि गर्दन के पीछे की चर्बी, ये दो बढ़ रही गर्दन के होती है। पीछे की चर्बी, वो जो थोड़ा सा एनहेंसिव सी होती है, वो जो काफी फैला हुआ लग रहा होता हाँ, है, ऐसा लगता है कि जब ब्रॉडर है या कोई स्वेलिंग है यहाँ कंधों के ऊपर भी लोगों की होती है बहुत ज्यादा। इसको ख़त्म करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। एक लेना है आपने मिर्गीस बूटी 1 चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। हाँ। एक टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें ये आस्ते आस्ते ये डबल चिन और ये गर्दन के पीछे की चर्बी ये कम होती जाएगी आपकी। और जहाँ आप देखें इतना आपका स्मार्ट हो गए, आप इससे रोक दें। अच्छा, वहीं आपने फिर जो है ना ये रोक देना। कितने दिन लेकिन करें? महीना 2 महीना कर लें, महीने 2 महीने रोजाना? हाँ, एक टाइम रोजाना पीना है। अच्छा, सही। ये मतलब थोड़ा सा लेंदी नहीं हो गई रेमेडी? नहीं, क्योंकि नहीं, लोग तो 1 हफ्ते में ही डिसऑर्डर हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमें नहीं देखिए, फायदा हो एक हफ्ते रहा। में मुतमईन हो जाएंगे। अच्छा, कि काफी हद तक बेहतर लगा बेहतर इनको। लग रही है। जहाँ मैंने कहा ना आपको जितना कम करना है उतना करके छोड़ दीजिए। सही। अच्छा, ये बताएं कि दांतों में पेन और सूजन और क्या होता है कि स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, और जो डेंटिस्ट है वो यूजुअली ये कहते हैं भाई आपने जो है ये अपना टूथ हटवा देना है, ये रिमूव करवा देना है, ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए क्या किया जाए? प्रिवेंशन पहले दांतों के को बचाने के लिए, यानी कि दांतों को हार्मफुल होने से बचाने के लिए क्या करें, और बाद में अगर सिचुएशन हो जाए तो क्या करें? देखिए, मसूड़े सूज जाते हैं। हाँ। और दूसरा ये है कि मुंह से स्मेल भी महसूस होती है, बादलों को पायरिया का बैक्टीरिया भी आ जाता है, तो इसकी वजह से ये कि गर्म ठंडा लगता है, बाजू का दांतों में दर्द भी होता है। तो उसको ठीक करने के लिए 3 चीज़ें ले लीजिएगा, सत अजवाइन, सत काफूर, सत पुदीना। ये तीनों वाइट कलर के चीनी की तरह क्रिस्टल्स होंगे। ये अलग अलग होती हैं तो ये क्रिस्टल की तरह होती हैं। जब तीनों को मिला लेंगे तो ये खुद लिक्विड बन जाता है। और इसे अमृत धारा का नुस्खा भी कहा जाता है। अमृत धारा ये हर पंसार की दुकान पे उन्होंने छोटी छोटी शीशियों में बना के भी रखा हुआ होता है। इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 या 3 बार इसकी कुल्ली करें। आप देखें ये सूजन भी उतर जाएगी, गर्म ठंडा लगता है वो भी ठीक हो जाएगा, और साथ में दांत के दर्द में भी बेहतर है। ये मुंह की स्मेल को भी ख़त्म करती है, और ये जो पायरिया का बैक्टीरिया होता है ये उसको भी ख़त्म करती है। सही। अदरवाइज़ अगर आपके अचानक दांत में दर्द शुरू हो गया, आप थोड़ा सा ये लिक्विड कॉटन पे लगा के अपने दांत पे रख लें, 10 मिनट में आपके दांत के दर्द में आराम आ जाएगा। 10 मिनट में दांत के दर्द में आपके आराम आ जाएगा। अच्छा शाह भाई, ये बताएं कि आजकल ना सीड्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मतलब अगर आप बाहर भी देखें, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बच्चे बड़े सब सीड्स की तरफ बहुत जा रहे हैं। तो ये जो जस्ट लाइक पम्पकिन सीड्स हैं एंड ऑल दैट, इनके क्या फ़ायदे क्या हैं? देखिए, पम्पकिन सीड्स जो होते हैं जैसे कद्दू के बीज कहा जाता है, आप इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये दिमाग के लिए बहुत बेहतर है, सर दर्द के लिए बहुत बेहतर है। हाँ। और इसके अलावा ओवर थिंकिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। अच्छा। हाँ, आप इसको अगर किसी ने इनिशियली इसको खाना है, मतलब हर एज का बंदी इसको खा सकते हैं, या ये सिर्फ बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए? पहले तो ये बता देना। बच्चे बड़े सब खा सकते हैं क्योंकि ये दवा नहीं है, ग़िज़ा है। अच्छा, ग़िज़ा है, सही है। और इसे आप कुचल लें, कुचलने के बाद इसकी 1 चाय वाली चम्मच मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें या दूध पी लें। आप ये कर सकते हैं, या 5 से 7 बीज उसके खा लिया करें, ऐसे डायरेक्ट खा लिया करें। अच्छा। ये सुबह निहार मुँह खाते होते हैं, बाद लोग दोपहर को 3 बजे खाते होते हैं। तो आप जो टाइम आप सेट कर लें, लेकिन याद रखिएगा ये एक दिन में रिजल्ट नहीं देती है। आप कुछ दिन खाएंगे, आस्ते आस्ते आपको पता चलेगा इसका। अच्छा, तो क्या फ़ायदे क्या हैं इसके? क्या ये दिमाग के लिए बेहतर है, मेमोरी अच्छा। बेहतर करती है, ओवर थिंकिंग को बेहतर करती है। अच्छा। और अगर सर दर्द रहता हो ये उनके लिए भी बेहतर है। उनके लिए भी अच्छा, बेहतर है। पम्पकिन सीड्स के साथ इसका ऑयल भी होता है, रोगन कद्दू। अच्छा जी हाँ, ये उनके लिए बेहतर है जिनके सर पे गंजपन के असरात आ रहे हों। जी अच्छा अच्छा। तो आप कद्दू का तेल जो है वो कलौंजी के तेल में, जैसे आधा पाव कलौंजी का तेल, आधा पाव कद्दू का तेल, दोनों मिला लें। और ये तेल आप सर पे बालों पे लगाएं, ये गंजपन के असरात को ख़त्म करती है।
अच्छा, मतलब यानी कि वो ये मर्द और खवातीन दोनों दोनों यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये रूखे, आपने बालों की बात की तो मैं इससे पूछ रही थी, रूखे बाल आपने देखा होगा कि बाल लोगों के सर पे आ जाते हैं, मगर जब वो ग्रो हो रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो रूखे होते हैं, उसके अंदर ऐसा लगता है बेजान से बाल हैं और वो बिल्कुल अलग अलग से हो रहे होते हैं, लाइक यू नो अ काइंड ऑफ जूना, जैसे कि आप बर्तन मांजते हैं ना, बहुत सारे लोगों के बाल इस तरह होते हैं। अच्छा, वो शैम्पू भी यूज़ करते हैं, अच्छे कंडीशनर भी यूज़ करते हैं, सारी थेरेपीज कर लेते हैं, सारा हल कर लेते हैं वो, लेकिन बाल उनके एज इट इज़ होते हैं, फटे बाल होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या करें फिर, वो मतलब किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए, एक लकड़ियाँ आती हैं पखान बेत के नाम से। अच्छा, पखान बेत पंसारी के पास होती हाँ। हैं। इसका तेल भी आता है, रोगन पखान बेत, अच्छा, ये पंसारियों से मिल जाता है। हाँ। ये आप आधा पाव ले लें, तिल का तेल आधा पाव ले लें और इन दोनों को मिला लें। सही। मिलाने के बाद इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डालें, हाँ। और 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें सही। और 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के 10-12 दिनों में देखिएगा बालों का वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। और ये जो बाल रूखे रूखे, बम फटे बाल, फैले हुए बाल, अच्छा यूं करते हैं तो लटें निकलती हैं, हाँ। ये सब चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी और आपकी बाल आपकी ख्वाहिश के हिसाब से लंबे भी होंगे और घने भी होंगे। सही। अच्छा, अब क्योंकि गर्मियाँ है ना, तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इन जनरल रेमेडी क्या है कि अगर वो बाथ ले रहे हैं या वो अपनी स्किन को जो है वो क्लीन कर रहे हैं या क्लिनजर लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर ऑल स्किन टाइप वो कौन सी ऐसी रेमेडी करें कि वो स्किन इन्फेक्शन और एलर्जीज़ और इरिटेशन इससे जो है ना वो दूर रहें? देखिए, नीम का दरख्त हर घर पे मौजूद होता है। ओके, जी हाँ, मेरे आपने घर पे तो नीम का नहीं भी है। खैर, कराची में तो चलें, बहुत हाँ, है ये, चले, हाँ। लेकिन अगर नहीं है लेकिन तो कोई easily बात नहीं। available है, हाँ। पंसारी की दुकान पे हाँ। जाएं, नीम के बीज ले लें आप, बिल्कुल चिलगोजे की तरह होते हैं। उसे छील के 3 बीज उसके सुबह निहार मुँह चबा के ऊपर पानी पी लें, थोड़ा सा कड़वा होगा। और ये करना है आपने 1 महीने तक। और साथ में नीम के ताज़ा पत्ते लें, पानी में डालें और उससे आप नहाएं। आप देखिएगा, बैरूनी तौर पे और खाने से अंदरूनी तौर पे ब्लड प्योरीफाई होगा, स्किन भी साफ होगी और आपको एलर्जीज, खारिश, हर चीज़ से ये नीम के मिलेगी। पत्ते और गर्मी दाने जो निकल रहे हैं ये उससे भी बच जाएंगे। अच्छा, तो नीम के पत्ते आप कह रहे हैं खाएं भी? नहीं, ये नीम तो के सारे बीज आप नहीं, खाने। नीम के बीज ना, हाँ वही तो आप पंसारी वही की दुकान जरा से क्लियर मिल जाते करें ना। हैं। हाँ, 3 बीज नीम हाँ। के पत्ते, नीम के बीजों के खाने हैं आपने, हाँ। छिलका उतार के उसका। सही। और जो नीम के पत्ते हैं वो पानी में डाल के उससे नहाएं नीम के आप। पत्तों से आपने नहाना है और नीम के जो बीज हैं वो खाना खाने। है। अच्छा, वो दिन में कितने? 3 दाने रोजाना 3 खाएं। दाने रोजाना। हाँ, लेकिन याद रखिएगा जितनी भी रेमेडीज हम बता रहे हैं, हाँ। ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। सही। बाकी ओवरऑल आप जो है इन जनरल आपकी ये जो है केयर है, यानी कि अगर आप अपनी सेल्फ केयर करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन केयर है और मेरे ख्याल में बहुत सस्ता भी बहुत ही नुस्खा सस्ता है। है, हाँ, 10 रुपए की इतनी मिल जाती हैं। सही। और नीम के पत्ते तो फ्री में मिल जाते हैं, सही। रोडों पे लगे हुए। साइनस जिनको है उनके लिए क्या है? देखिए, जिनको साइनसाइटिस हाँ। एलर्जी है, एकदम 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हाँ। हैं और बुखार सा रहने लग जाता है और आंखों से भी पानी आ रहा होता है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है बांसा के पत्ते। बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच और तुख्मे खुब्बाजी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिएं। आप देखें मर्ज की शिद्दत में कमी आ गई, आप काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं, तो इसे 1 टाइम कर लें। जब आप देखें कि आप मुकम्मल ठीक हो गए, आप इसे रोक दें। इसे रोक दें, वो फिर बेहतर है ना। हाँ, क्योंकि अच्छा ये भी होता है ना कि बहुत सारे लोग रेमेडीज बहुत ओवर कर लेते हैं, यानी कि अगर 1 महीना कहा है तो वो उसको 1.5 महीने कर रहे हैं या फिर वो 2 महीने कर रहे हैं। जितना आपको बताते हैं हर्बलिस्ट उस हिसाब से ही रेमेडी करें। हाँ। और बाज़ लोग जो है 2-3 दिन करके छोड़ देते हैं। हाँ। ये काम ना करें, इसको कंप्लीट कर लिया। सही। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन है, हाँ। उसे जारी रखिएगा। हाँ। और एक लकड़ियां आती हैं असरोल के नाम से। अच्छा। असरोल, इसे छोटी चंदन भी कहते हैं। इसे बारीक पाउडर बना लें। हाँ। और 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले, ये 1 चुटकी का कमाल देखिएगा, आपका ब्लड प्रेशर चंद दिनों में बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा। अरे वाह, जबरदस्त, ये तो बड़ा जबरदस्त। फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपनी दवाओं में रद्दो बदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। बिल्कुल, लेकिन चेक करते रहें कि भाई आपके जो बीपी है वो कितना है। अच्छा, पिकनिक पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं आजकल,
पिकनिक पे बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि कोई किसी चीज़ ने काट लिया, लाइक कोई इंसेक्ट है, या घर में शहद की मक्खी ने काट लिया एंड ऑल दैट, क्या करें फौरी तौर पे? देखिए, फौरी तौर पे जैसे मैंने कहा कि आप कोकोनट ऑयल लगाइए, एक। दूसरा ये है कि कोशिश कीजिए अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें, हाँ। क्या आया वो कहीं जहरीली चीज़ तो नहीं थी, मतलब तो नुकसान का सबब बन जाती है। नुकसान का सबब बन जाती है, क्योंकि ना ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है। इंसेक्ट बाइट जो होता है ना, ये इस तरह से होता है कि फौरी तौर पर आपको इसका असर होता है और वो जगह स्वेल हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि आपको वो चींटी ने काटा है या फिर आपको जो है वो शहद की मक्खी ने काटा है, आप जज भी नहीं कर पा रहे हो। तो इस सारी सूरत हाल में इम्यूनिटी, बताऊंगा कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि मौसम की तब्दीली है, गर्मी है, मक्खियां हैं, क्योंकि अभी ये सावन शुरू हुआ है, तो इसमें मानसून जब शुरू होता है तो मक्खियां भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो याद रखिएगा, एक वॉमिटिंग का, एक डायरिया का, एक बुखार के केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो सबसे पहली तरजीह कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सके अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाइए। ये एहतियात कीजिए, पानी साफ पिए, उबला हुआ पिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया शाह भाई आपके वक्त के लिए। आप स्टूडियोज़ आए हमारे, और आज हमने ढेर सारी बातें की, और जितनी भी सारी रेमेडीज़ आज हमने आपके साथ में शेयर की हैं, ज़रूर आपने इसको अप्लाई करना है, ज़रूर इसका फीडबैक देना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। भाई अब कुछ बात कर लेते हैं हम फूड से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आज हम आपके साथ में कोई रेसिपी शेयर नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा है कि आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो लोग आपके साथ रेसिपीज शेयर करते हैं, शेफ्स, कुक्स, ये कैसे शेफ़ बनते हैं, कैसे इतने बड़े बड़े इनके रेस्टोरेंट होते हैं, और ये अपने फूड का जो काम है, जो फूड इंडस्ट्री का काम है, वो कैसे आगे बढ़ाते हैं, ग्रेजुअली, स्लोली, इनिशियली, ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं, और कैसे इनके अंदर इतना ज़्यादा जो है वो हिम्मत आती है, इतना ज़्यादा ये काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि फिर ये रेस्टोरेंट ऑनर बन जाते हैं। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साथ भाई मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सर्टिफाइड शेफ़ भी हैं, इनका अपना रेस्टोरेंट भी है। इनकी कामयाबी, इनकी सक्सेस के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। नो, इट्स गुड मॉर्निंग, अभी 12 नहीं बजे। अच्छा ओके जी, अच्छा जी। तो साद भाई ये बताइए कि अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि जितने भी लोग इस फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो लोग भी शेफ़्स हैं, वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आपको देख के, आपको सुन के, उन रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ कर सकें। तो अपनी जर्नी बताइए, और किस तरीके से आपने यहाँ तक सफ़र तय किया, क्या चैलेंजेस थे, और क्या ये बिज़नेस वाकई इतना आसान है? जैसे लोग कहते थे ठीक है जी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप रेस्टोरेंट खोल लें। मतलब खाने पीने का बिजनेस तो कराची में बहुत चलता है। एक परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन है ना, किसी को आप पूछें, हाँ, कि आप भाई खाने पीने का बिजनेस खोल लें, वो तो सबसे ज़्यादा चलेगा। इज दैट ट्रू? इस बारे में बताइए। पहली बात तो ये मिथ है कि जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं चल रहा, तो खाने का तो बहुत बिजनेस चल रहा है, खाने का कर ले। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, पहली चीज। सही। अच्छा, अब यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट में क्या होता है कि खाने के जितने भी बिजनेसेस है ना, 60 to 70% दे आर ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, कोई बड़ा शेफ उसको हायर कर लेते हैं, और या उनकी फैमिली में कोई शेफ, या इस तरीके से कोई भी वो पैसा जो है ना वो किसी और ने लगाया होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बाहर के मुल्कों में, आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप इवन टर्की चले जाएं, अब तो इवन आप इंडिया भी चले जाएं या दुबई वगैरह में, वहाँ पे रेस्टोरेंट जो है वो शेफ बेस्ड रेस्टोरेंट होते हैं। यानी कि आप इतने पैशनेट हैं खाने के लिए, आप इतने आप इतना अच्छा फूड बेच सकते हैं, ये आपको खुद पे यकीन है, आप अपनी स्किल्स जानते हैं, तो आप जाके एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, उधर से गुजर के फिर आप एक रेस्टोरेंट बनाते हैं, फिर आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं कि आपका एक रेस्टोरेंट है। तो बाहर जितने भी हैं वो सारे रेस्टोरेंट मोस्टली शेफ बेस्ड हैं। अच्छा। पाकिस्तान का ऑपोजिट है। पाकिस्तान में क्या होता है, हमारी कुछ कम्युनिटीज हैं ऐसी, वो फिर एक चीज में घुस जाती हैं, फिर वो सारे वहाँ पैसे लगाना शुरू हो जाते हैं। तो रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही हुआ कि शेफ पकड़ लिया और रेस्टोरेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। तो जितने भी आपके आज
टिल डेट बड़े रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तान में, वो शेफ बेस्ड है ही नहीं, वो सारे इन्वेस्टर बेस्ड हैं। तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ की मार्केट थोड़ी सी, जो मैं कहता हूँ कि वो शेफ ओरिएंटेड नहीं है, तो शेफ्स को थोड़ी मुश्किलात होती हैं। पे स्केल भी उनका उस हिसाब से अच्छा नहीं होता बनिस्बत के वो खुद अपना रेस्टोरेंट जो है वो ओन कर रहे हो और फिर वो बिजनेस कर रहे हो। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे जितने भी शेफ हैं वो पढ़ाई करते हैं शेफ वाली, या अपने स्किल्स जानते हैं, या फूड के लिए पैशनेट होते हैं, उनको बिजनेस ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा अगर उनको रेस्टोरेंट लाइन में जाना है। उनको बिजनेस माइंडेड, बिजनेस माइंडसेट जो कहते हैं ना आप, वो भी ज़ाहिर है। आपने रेस्टोरेंट से आपने खाली खाना तो नहीं बेचना, आपने बिजनेस करना है ना, आपने कमाना है बेसिकली। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड टर्म्स बिजनेस की, किस तरीके से आप जो है वो मनी मेकिंग वहां से करेंगे, आप किस तरीके से अच्छा फूड बेच सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी सप्लाई चेन कंट्रोल कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स कंट्रोल कर सकते हैं, हाइजीन को देख सकते हैं, फिर स्टाफ की ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, और फिर भी आप पैसे बचा सकते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी लाजमी है, तो ही जाके आप एक शेफ जो है वो एक अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है। मेरी जर्नी ऐसे थी कि मुझे बचपन से ही शौक था खाने का। मैं शुरू से ही कभी अच्छा, अब मेरे घर में ये था कि मेरी ये वैसे पाकिस्तान में हर किसी के घर का एक होता है कि जो उनका किचन है वो लेडीज ओरिएंटेड है। या तो आपकी शादी से पहले आपकी मदर के होल्ड में होगा, शादी के बाद या तो मदर के होल्ड में, या फिर बेगम के होल्ड में, या फिर कुछ घरों में दादी के होल्ड में, भाभियां हैं, मतलब लेडीज। एग्जैक्टली, वो एक लेडीज ओरिएंटेड होता है। तो मेरे घर में भी मेरी मदर के उसमें था, तो वो हम बड़ा मुश्किल होता था किचन में ना, कोई चीज इधर से उधर। अब वो मेरी अम्मी भी ऐसी हैं कि एक कप भी इधर से उधर हो गया तो वो उनको होता था नहीं यार मेरी मर्जी का पड़ा हुआ है, मुझे वही वैसे ही रखना है उसका, हर चीज उनकी था। तो बड़ा मुश्किल होता था किचन में घुसना भी। लेकिन अब वो घर पे कभी नहीं है तो मैंने कुछ बना लिया, तो वहां से एक ड्राइव स्टार्ट हुई कि यार कुछ मैं बना सकता हूँ, कुछ हो सकता है कोई चीज। तो मेरा क्या था कि मुझे जो ना फ्यूजन्स करने का शौक था। अब मेरे कुछ चीजें मेरे सामने, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, या चावल पड़े हैं, उसके साथ ये कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हैं जो अननोन है, तो उनके साथ कुछ कर लें। तो मैं कुछ ना कुछ कर करके जो है मेरा एक अपनी दिमागी स्किल्स हैं, एक्सपोजर भी होता है ना, वो चीजों के साथ खेलने से एक्सपोजर भी आता है। तो वो बढ़ता गया, वो इस स्टेज पे आ गया व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इस रेस्टोरेंट के आइडिया के ऊपर बात कर रहा था। वो एक मजाक में हमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, और बारबेक्यू रेस्टोरेंट था, अगवानी कुजीन हमने स्टार्ट किया था। वो भी इस वजह से क्योंकि मार्केट उसकी जो है वो डिफेंस में नहीं थी। आई वाज द वन जिसने अगवानी कुजीन का इन्फ्लुएंस जो है कराची में बिल्डअप किया है। अगवानी कुजीन में जिस तरह और काबली पुलाव वगैरह, तो डीएचए की मार्केट में ये सारी चीज़ों की क्रेविंग होती थी, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं थी। तो फिर उसको हमने खोला, और जितने हमारे पास अपनी सेविंग्स थी हमने उसके साथ उसको करना शुरू किया। लेकिन हमें बहुत सारे चैलेंजेस आगे फेस करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कुछ आइडिया नहीं था रेस्टोरेंट्स के अंदर कैसे थ्राइव किया जाता है, कैसे उसको सस्टेन कर सकते हैं। फिर चोरी के मामलात हैं, फिर आपको स्टाफ ट्रेनिंग है, फिर आपकी स्टाफ की मैनेजमेंट है, आपने किस तरीके से उनको देखना है कि वो चोरी नहीं करें। आपके पास हर रोज नए शेफ आ रहे हैं, फिर बहुत सारी चीजें, रेसिपीज जो हैं वो आपके हाथ में है नहीं है। इनफैक्ट जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, तो जो लोग कह देते हैं ना ऐसी कि नहीं जी खाने पीने का बिजनेस खोलने सबसे ज्यादा वो चलता है, ये इतना आसान नहीं है। इन सब से भी पहले ये इन सब से भी पहले कि आप कैसे मैनेज करेंगे, आपने क्या क्रॉकरी रखनी है, आपने कैसे सर्व करना है, आपने उसका इंटीरियर डेकोरेशन किस तरह से करनी है, आपने थीम क्या रखनी है, किस थीम पे आपने रेस्टोरेंट जो है वो चलाना है। इन सब से भी पहले सबसे ज़्यादा ये काउंट करता है कि खाने पीने का बिजनेस अगर आप खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, फूड चेन खोल रहे हैं, आपको खुद पकाना आता है या नहीं आता है, आप अच्छे कुक हैं या नहीं है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं चाहिए होती, आपको उस काम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है कि किस जगह पर क्या प्रॉब्लम है। आप अपने आप को उस ज़ाहिर जब आप खुद शेफ़ हैं, आप खुद कुक हैं, तो दूसरे कुक के ऊपर आप जब रखेंगे तो उसको सोचेंगे समझेंगे कि हाँ हो सकता है ये प्रॉब्लम हो गया होगा, मसाले में ये प्रॉब्लम हो गई होगी एंड ऑल दैट। बट खुद कैसे अच्छा शेफ़ बना जाए
कि आप एक रेस्टोरेंट मैनेज कर सकें, क्योंकि खुद शेफ़ बनने के लिए भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना साथ भाई। ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन किसी ने खाने पकाने की रेसिपी सीखी और टेस्ट आ गया हाथों में। जी साथ भाई जो है मैं कह रहा हूँ ऐसा है, जैसे मैंने पहले कहा कि कराची की मार्केट में ज्यादातर शेफ बेस्ड रेस्टोरेंट्स नहीं है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टर बेस्ड हैं, या वो जैसे अब फर्स्ट करेंगे टेक्सटाइल ओनर है, अब वो उसका रेस्टोरेंट है। ऐसे हैं बहुत, मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जो टेक्सटाइल का काम है, जिनका कोई और फैक्ट्री का काम है, कोई और चीज, वो रेस्टोरेंट भी उनका है। तो उससे होता क्या है कि ठीक है, आप खाने को जानते हैं, आप उसके टेस्ट को जानते हैं, लेकिन आप उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शेफ कंट्रोलिंग होती हैं, जिसमें अगर आपको उस चीज की नॉलेज है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपका जो हेड शेफ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम पाकिस्तानी मार्केट में आती है। इसकी एक सबसे मेन वजह यह है कि आपके पास जो मेन्यू है और जो मेन्यू के अंदर डिशेस बन रही हैं, उनकी एक होती है कंसिस्टेंसी, मतलब मुस्तकिल मिजाजी। जी एग्जैक्टली उसका जो टेस्ट है ना, वो आपने जो आज खाया है और 3 साल बाद खाया है, वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मतलब क्वालिटी है तो क्वालिटी बरकरार रहे, वो टेस्ट है तो वो टेस्ट ही आए। बिल्कुल, तो वो नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, या फिर जो खुद से फूड नॉलेज नहीं रखते, तो वो डिपेंडेंट जब किसी और शेफ पे होते हैं, तो वो शेफ उनको फिर देखें, मार्केट आप किसी भी फील्ड में चले जाए ना, जो एम्प्लॉय या लेबर है ना, वो हर किसी को तंग करती है। ऐसा नहीं है कि उसको देखें, उसको 2 पैसे कहीं और मिलेंगे ना तो वो वहां चले जाएगा, ठीक है। और इस फील्ड में इतना ज्यादा होता है कि आपका पड़ोसी वाला भी आपके बंदों को जो है ना वो एक्वायर करने की जो है ना वो सोच रख के बैठा होता है। तो बंदा आपके पास से आप डे 1 से खोल रहे हैं ना, तो आपके बस यही माइंडसेट में होना चाहिए कि आपका बंदा किसी भी वक्त जा सकता है। आपने उस हिसाब से अपनी सेटिंग बिठानी है। तो अगर वो बंदा आपका, जिसके हाथ में सारा टेस्ट है, आपका सारा मेन्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो कल को कहीं चले जाता है, आपका दूसरा बंदा आगे खड़ा होगा, वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। सही, लेकिन बात वो है ना कि रेसिपी तो पता चल जाती है साथ भाई, लेकिन वो टेस्ट कैसे डेवलप होगा फिर? ये जो स्पेस आती है, जिसने आपका रेस्टोरेंट मेंटेन किया वो जा रहा है। अब मैं उसी पे आ रहा हूं। बिल्कुल बताइए। जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है ना, आप देखें, अब आपको बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे यार कि बाहर भी बहुत सारे बड़े शेफ छोड़ के जाते हैं, उनको भी आगे मौका मिलता है। तो देखें, उसका ना एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि लेट्स सपोज अगर मैं किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे छोड़ के जाना है, और मुझे किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे अच्छा वहां पे देखें, हर किसी का एक वो एम है, उसको अच्छा, जितना अच्छा उसको वहां पे हो सकता है सैलरी भी मिले, उसको इज्जत भी मिले, उसके वहां और बहुत सारी अचीवमेंट्स उसकी वहां पे होती हैं, तो वो लेकिन उसका प्रोसेस ये है कि जब भी आपने छोड़ना है, आप अपने बॉस को बोलेंगे भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ, और वो फिर दूसरा बंदा एक्वायर करेगा, और वो आपके साथ लगाएगा एटलीस्ट अ मंथ और 2। आपने उसको ट्रेन करना है, और फिर एग्जैक्टली आपने उसको बताना है कि ये रेसिपीज हैं। अब टेस्ट का क्या करेंगे ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साथ भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कैसे आप अच्छे शेफ़ बन सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या आपको चीज़ें दरकार होती हैं, कितनी आपने स्ट्रगल करनी होती है। लेकिन अभी मीनवाइल जिस तरह से साथ भाई बात कर रहे थे कि मेंटेन करने की बात होती है, क्वालिटी मेंटेन करने की बात होती है, टेस्ट मेंटेन करने की बात होती है। आपने अच्छा सीखा, आप अच्छे कुक बन गए, अब आपने अपना रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट खोल लिया। लेकिन अगर आपने कोई शेफ़ कोई रखा हुआ है जिसका टेस्ट आपके रेस्टोरेंट की पहचान है, जिसकी कुकिंग स्टाइल आपके रेस्टोरेंट की पहचान है, अब उसने आपका रेस्टोरेंट छोड़ के जाना है, तो अब आप क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी? जी साथ भाई बताइए। उसकी स्ट्रेटजी यही है कि आप एक दूसरा बंदा जो आपने हायर करना है, उसको आप पहले हायर करेंगे,
और दोनों को साथ रख के जो आपका बंदा जो छोड़ के जाने वाला है वो आपके दूसरे नए बंदे को सिखाएगा सारा कुछ, वो सारी रेसिपीज सिखाएगा। वो सारे देखें रेसिपीज तो अब देखें हर चीज की निहारी है, ठीक है, निहारी या बिरयानी ले लें, बिरयानी और निहारी इस तरह की जो भी चीजें हैं, कुन्ना पाया, इन सब की रेसिपीज हर किसी को पता है, लेकिन सबका फिर भी टेस्ट डिफरेंट है। उसकी सिर्फ वजह होती है प्रोसेस। जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो डिफरेंशिएट करता है आपके फूड की डिश की टेस्ट को। रेसिपी भले सेम हो, रेसिपी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बहुत सारे लोग है ना मुझसे पूछते हैं यार इसकी रेसिपी दे दो, उसकी रेसिपी दे दो। मैं हर किसी को बोलता हूँ भाई रेसिपी ना मांगा करो, रेसिपी सेम ही होती है सारी चीजों की। कुकिंग प्रोसेस मांगा करो, कुकिंग प्रोसेस जिसका डिफरेंट, जिसका स्टाइल डिफरेंट, वहाँ टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वो जब चीजें सारी आपको सिखाएगा और जब वो पूरा फिर उसको जो है ना अंडर सुपरविजन रख के उससे निकलवाएगा ऑर्डर्स, जब वो टेस्ट सेम मैच होने लगेगा तब वो छोड़ के जा सकता है। ये एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है, तो इस तरीके से अगर करना शुरू करेंगे तो फिर आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। सही। अच्छा साद भाई ये बताएं कि एक रेस्टोरेंट अगर कोई खोलना चाह रहा है, फूड चेन्स का तो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव और ह्यूज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस कोई करना चाह रहा है, छोटी सी दुकान में वो कुछ बनाना चाह रहा है, कुछ स्टार्ट कर लिया, कोई निहारी से स्टार्ट कर लिया, सिर्फ निहारी रख ली एंड ऑल दैट, तो कितना खर्चा आता है, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, उसको कैसे स्टार्ट करें? देखें हर आजकल जो है ना बहुत छोटे छोटे बिजनेस भी जो है ना माशाल्लाह ग्रो होते हुए मैंने देखे हैं। और जैसे आपकी हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है, फिर बहुत सारी फूड स्ट्रीट्स बन गई हैं। अब आपकी जो है वो गुलशन में जो डिस्को बेकरी वाली साइड पे भी अच्छे खासे रेस्टोरेंट बन गए वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे जो है वो फैमिली ओरिएंटेड बिजनेसेस भी हैं, वो कार्ड्स पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं। उसमें आई गेस रफली कोई 10-15 लाख का जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट पड़ती है, जिसमें कार्ड भी आपका आ जाता है, उसमें छोटे मोटे इक्विपमेंट्स भी आपके आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप किस चीज का जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इफ यू आर पैशनेट देन यू शुड स्टार्ट दिस, मतलब आप इस फील्ड में आए। अगर आप पैशनेट नहीं है तो फिर आप आगे जाके बहुत निराश होंगे। उसकी वजह ये है कि ये बहुत टाइम टेकिंग चीज है। वैसे हर बिजनेस में ऐसा ही होता है, टाइम ही लगता है। हाँ बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली। तो अच्छा आजकल क्या होता है कि यंग लड़के जितने भी हैं, मेरे भी काफी स्टूडेंट्स जो यंग एंटरप्रेन्योरशिप के वो कि मुझे रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, और ये मैं हर किसी को बोलता हूँ कि सबसे पहले आप फिजिबिलिटी बनाएं, ठीक है। और फिर फिजिबिलिटी जब आपकी बन जाती है ना, अब ये सारी चीजें कांस्टेंट है कि उसको फूड की नॉलेज है, वो सब अभी मैंने साइड पे कर दिया, ठीक है। वो तो एक ऑब्वियस चीजें हैं। अब हम बिजनेस पे आते हैं, तो फिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको कॉमन चीजें बताता हूँ जो रेस्टोरेंट ओनर्स आजकल कर रहे हैं, जो मैं भी फेस कर चुका हूँ अपनी कंसल्टेंसी में। मैं बाय द वे मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, रेस्टोरेंट बना के देता हूँ लोगों को, तो मैंने बहुत सारी चीजें ये फेस की हैं। कुछ अभी मेरे एक क्लाइंट थे, उनके साथ भी यही मामला जो है वो आया था। वो क्या, लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि जो है ना एक अमाउंट स्पेसिफाई कर दी है, लेट्स से 50 लाख रुपए, 5 मिलियन उनके अकाउंट में पड़े। उन्होंने कहा यार 5 मिलियन मेरे पास बहुत है, इससे तो मैं बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना लूंगा या बना लूंगी, ठीक है। अब उससे क्या हो, वो उन्होंने जो सोचा हुआ है उस हिसाब से उन्होंने थीम बनानी शुरू की, उन्होंने दुकान रेंट पे ले ली, उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर ली, फिर उन्होंने इक्विपमेंट भी ले लिया, फिर उन्होंने कटलरी क्रॉकरी भी ले ली, फिर शेफ भी हायर हो गए, फिर वेटर्स भी आ गए, फिर उसके बाद पैकिंग की सारी चीज़ें भी आ गई, फिर उसके बाद जो है आपने जो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह और ये जितने भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं फूड पांडा और इन सब चीज़ों में, वो सब भी आपने कर लिया। तो वो जो 50 लाख है ना, वो क्रॉस हो जाते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो क्रॉस जाते हैं। उसके बाद फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार अब तो कुछ भी नहीं, अब रेस्टोरेंट चलेगा तो ही पैसे आएंगे। और फिर का मॉडल जो है ना, बेसिकली वो क्या हो रहा होता है कि अब उनके पास कैपिटल अमाउंट खत्म हो गई है। अब उन्होंने सब कुछ, अब उन्होंने हर हाल में रेस्टोरेंट खोलना है, और रेस्टोरेंट खोलने के बाद जो फर्स्ट सेल आएगी उससे उन्होंने आगे इस चीज, अपनी पिछली जो चीजें जो इनकमिंग उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको पहले फुलफिल करेंगे। वहां पे जो है ना दे फेल।
वहाँ सारा मामला खराब हो जाता है। ऐसे नहीं होता। आपका जो आइडियल तरीकेकार है वो ये है कि आपने जब रेस्टोरेंट बना लिया 100% ओके, आपका सब कुछ A to Z परफेक्ट है, व्हेन यू नो, उसके बाद टेस्टिंग स्टार्ट होती है, उस टेस्टिंग और ये सारी चीजें, फिर सॉफ्ट लॉन्च, जब आपको लग जाए कि यार हर चीज मेरी परफेक्ट है, A1 है सब कुछ, सारी चीजें, तो फिर जाके आप जो है उसके अंदर अपना रेस्टोरेंट पर प्रॉपर तरीके से ऑन करते हैं। फिर भी आपके पास एक कैपिटल बैलेंस होना चाहिए जिसमें आपका जो है वो फिर वर्किंग कैपिटल शो हो जाता है कि आपके पास, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपके पास लेट्स सपोज 5 लाख या 10 लाख अकाउंट में पड़े हुए हैं पहले से ही, ताकि अगर आपकी कोई भी शॉर्टकमिंग अगर आती है, लेट्स सपोज आपने बहुत ज्यादा जो है मीट का माल मंगवाया, चिकन मंगवाया या बीफ मंगवाया या कुछ तरह की चीज मंगवाई है, और आपके बिजली चली गई, आपका डीप फ्रीजर काम नहीं किया, वो खराब हो गया, वो 2-3 लाख का माल आपका खराब हो गया, वो अब आपका लॉस है, तो वो आप पैसे कहाँ से दोगे? आप इसका वेट करोगे, पहले सेल होगी तो उसमें से प्रॉफिट आएगा तो फिर मैं उससे दूंगा? नहीं, आपका लॉस है, देना तो है आपने। तो जो आपके वर्किंग कैपिटल में आपके पास पैसे पहले से पड़े हुए 5 लाख या 10 लाख, आप वहां से पे ऑफ करो जाहिर है उसको। हाँ बिल्कुल। ये एक आइडियल सिचुएशन है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, और जब सारी चीजें परफेक्ट हो जाएं तो ही आप फिर सॉफ्ट लॉन्च करें। क्योंकि सारी सेविंग्स आप अपने बिजनेस पे लगा के फिर सब कुछ खत्म करके अब आप ये एक्सपेक्ट करते कि चलेगा तो और पैसे आएंगे, तो जाहिर है फिर तो स्टक सिचुएशन होगी, वो तो चलेगा तो और नहीं। हाँ वो सिर्फ ये चीज करते हैं कि पहली सेल मेरी आएगी तो उस सेल पे से फिर मैं अपनी पिछली जो मेरे रेस्टोरेंट में चीजें नहीं हुई कंप्लीट, उनमें लगाऊं, और फिर वो आगे जाके, अब इस सेल से देखें, आप एक चीज समझना बहुत जरूरी है, रेस्टोरेंट के बिजनेस के अंदर आप 1 से 1.5 साल छोड़ दें कि आपको वो प्रॉफिट देगा। 1 से 1.5 साल के अंदर तो वो आता है ब्रेक इवन पे। अच्छा, ब्रेक इवन के बाद जाके वो आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा। इसलिए मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी, अपने स्टूडेंट्स सबको भी, कि आपके पास वर्किंग कैपिटल होना लाजमी है। आप जितना भी आप इन्वेस्टमेंट अपनी लेके आ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसका 25% to 30% रेस्टोरेंट कंप्लीशन के बाद रखें अपने पास, ताकि वो आपके बुरे टाइम पे आपका काम आए। आपकी जो सेल्स से आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसका आपका, क्योंकि देखें उस पे आपने अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है, आपने बिजली निकालना है, आपने रेंट निकालना है, आपने लेबर सैलरीज निकालनी है, ये सारी चीजें आपने निकालने के बाद जाके जो आपको 10% या 15% बचता है वो आपकी जेब में जाता है। तो उस पे अगर आप रिलाय करेंगे तो फिर तो आप फेल होंगे। ये आपने बड़ा सोच समझ के फैसला करना होता है, और ये स्टेप्स होते हैं, इनिशियल स्टेप्स होते हैं जो आपने सीखने होते हैं। बहुत शुक्रिया साद भाई आपके कीमती वक्त के लिए। लोगों को बिज़नेस खोलने के लिए ज़रूर ये सीखना चाहिए कि बिज़नेस खोलना, आपके पास पैसे हैं, आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, चलाएंगे कैसे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसका बैकअप क्या है, आपने उसके लिए सोच क्या रखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कम से कम आप 1 साल तक, जिस तरह से साद भाई कह रहे थे 1-1.5 साल तक, बट इन माय ओपिनियन आप 1 साल तक उसका बैकअप रेडी रखते हैं कि जी रोज़ाना अगर मुझे इतना लॉस होता है तो आई विल फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। क्योंकि यही बिज़नेस का उसूल है। आप फ़ौरन से कोई चीज़ स्टार्ट करके अर्न नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए या तो आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा उसका आउटकम आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बिज़नेस ज़रूर कीजिए, लेकिन इस उम्मीद के साथ कीजिए कि बिज़नेस ज़रूर चलेगा। अगर बात वही है, मैं तो वही कहती हूँ, अगर आपने मेहनत की हुई है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, बिज़नेस अपना करें, मेहनत करें, लेकिन साथ में बैकअप भी रखें। बैकअप आपके पैसों का होता है कि अगर आपने 50 लाख का बिज़नेस खोला है तो क्या आपके पास 40 लाख अगर आप नुकसान आपका खुदा ना करे हो जाए तो क्या आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं तो उससे बेहतर ये है कि आप अपनी स्किल्स पर तवज्जो दें, और अच्छे शेफ़ बनना चाहते हैं तो अच्छे शेफ़ ज़रूर बने। और जब आपको लगे कि फिजिबिलिटी है, अब चीज़ें फिजिबल हो रही हैं, तो कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, उससे आपको लॉस नहीं होगा। शो का टाइम एंड अप हो गया है, और ऐसे ही हमारे शो को पसंद करते रहिए, देखते रहिए, फीडबैक देना ना भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। बहुत शुक्रिया साद भाई आपके वक्त के लिए। तो शो का टाइम एंड अप हो गया है, और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।